शुरू करते हैं। जी सर। जी। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन मैम उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और आज हमारी फैकल्टी भी है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के से संबद्ध हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम लोग वहाँ के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो इसमें प्रेसिडेंट हैं, और तीसरे हैं हमारे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है और अन्य प्रोफेसर्स और शिक्षाविदों ने हमको चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा दोनों की शिक्षा दिया है। संस्थान का जो मोटो रहा है कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन।
यानी हमको आपके माध्यम से समस्त लोगों के बीच में जाना है और उनका इलाज करना है, उनको शिक्षा देनी है, ताकि ये जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। तो हमारे बीच में अनिता जैन मैम उपस्थित हैं, जो चाइनीज में ज़ीक्लिफ पॉइंट और हॉररी पॉइंट पर आज आपके बीच में चर्चा करेंगी। हमारे बीच उद्देश्य हमारा ये है समवाय फाउंडेशन का कि हमारा जो ज्ञान है वो आपस में विनिमय के द्वारा, वो कहीं कम्युनिकेशन के द्वारा कहीं न कहीं बढ़े, ये उसका उल्लेख है। कोई ऐसा भी नहीं, उद्देश्य यही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई किसी को पढ़ाते हैं, हम लोग केवल वार्ता करते हैं और इसी वार्ता के माध्यम से जो अच्छी चीज है वो निकल के आ जाती है। तो मैम का स्वागत है, अनिता जैन मैम का, और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बात शुरू करें। ओवर टू अनिता जैन मैम, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो ये हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमें बहुत कुछ सीखने को इससे मिल रहा है। और मैं अब अपनी क्लास शुरू करती हूँ। जी सर। सर, इसमें ज़ीक्लिफ पॉइंट का शेयर इसमें आना है। चाइनीज में ये टीसीएम में अपनी क्या सर शेयर हो रहा है ना? जी सर। हाँ, टीसीएम में अपनी 12 मेरिडियन होती हैं, ये सभी जानते हैं। उन 12 मेरिडियन में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम ज़ीक्लिफ पॉइंट बोलते हैं। तो ज़ीक्लिफ पॉइंट, हर मेरिडियन में एक ज़ीक्लिफ पॉइंट होता है। उस पर आकर के अपनी ऊर्जा जो है वो उसमें एकत्रित होती है और एकत्रित होने के बाद वो एक क्रॉनिक डिजीज और मेरिडियन के लिए से संबंधित होती है, जो इंटरनल ऑर्गन से संबंधित होती है वो। और ज़ीक्लिफ पॉइंट का महत्व चाइनीज में, ज़ीक्लिफ का महत्व एक मंदिर के समान माना गया है। तो ज़ीक्लिफ पॉइंट अपनी बॉडी में उसी रूप में माना जाता है, जैसे चीन में बौद्ध भिक्षुओं ने उसको मंदिर के समान माना है। तो जैविक ऊर्जा, शरीर की जो जैविक ऊर्जा होती है, जो बिल्कुल ऊर्जा से प्रवाह जहां से अपना जा रहा होता है, वहां पर जब कंजक्शन या कुछ अवरोध आ जाता है, तो उसमें अपने ज़ीक्लिफ पॉइंट पर ट्रीट किया जाता है। तो ज़ीक्लिफ पॉइंट को की ऊर्जा, मतलब वहां जहां एकत्रित हो जाती है ऊर्जा, वहां वो ज़ीक्लिफ पर आकर के एकत्रित होती है वो। और ऊर्जा ये जो एकत्रित होती है जिन जिन पॉइंट पर, वो पॉइंट इसमें दिए गए हैं, और जिनसे जहां उस ज़ीक्लिफ पॉइंट पर जाकर के पुराने से पुराने और नए कोई भी रोग हो, उन पर उसको ट्रीट करके उनको दूर किया जा सकता है। और ज़ीक्लिफ पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से बीमारी दोबारा नहीं आती है, वो वहीं पर ही मतलब खत्म हो जाती है और वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ज़ीक्लिफ पॉइंट पे उपचार देने के बाद। जैसे लंग्स का LU6 पॉइंट होता है, जो ज़ीक्लिफ पॉइंट है। और ज़ीक्लिफ पॉइंट के पर जैसे किन किन प्रॉब्लम्स में हमको ज़ीक्लिफ पॉइंट पर ट्रीट करना चाहिए, किन किन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे जब हम ज़ीक्लिफ पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। तो जब अपने को कॉन्ट्रावेक्शन होता है, लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है, या फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, तब हम LU6 पर ट्रीट करते हैं। तो ये ज़ीक्लिफ पॉइंट हमेशा सीडेड होते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में इनको टोन किया जाता है, नहीं तो मोस्टली ये सीडेड ही होते हैं इनको। तो लंग्स का LU6 है। सर लोकेशन भी अभी भी बता दें? हम बता सकते हैं, बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो या लास्ट में एक साथ बता देंगे सर? ठीक है, बात बता दीजिए। तो LU6 को कब कब ट्रीट करेंगे? जब अपने को कॉन्ट्रावेक्शन होगा, लॉस ऑफ वॉइस होगी, और फेफड़ों के कैंसर या फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम जब होती है, तब हम LU6 पर ट्रीटमेंट देते हैं।
सेम जब एलआई मेरिडियन में जब अपने को कोई प्रॉब्लम होती है, एलआई से रिलेटेड, एलआई का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम LI7 पर ट्रीट कर सकते हैं। और जिसमें ये सीजर्स जब आते हैं, जब होता है, या फिर अनकंट्रोल कोई कंडीशन LI से रिलेटेड होती है, उन कंडीशंस में हम LI7 पर उपचार देंगे। स्टमक का ST34 नंबर का ट्रीटमेंट ज़ीक्लेफ पॉइंट है। तो उसमें जब अपने को पेनफुल ब्रेस्ट में पेनफुल कंडीशन हो, क्रैम्प्स आ रहे हो, या अपने को ऐठन पेट में भी अपन को क्रैम्प्स या ऐठन फील हो रही हो, तब हम ST34 पर ट्रीट करते हैं। स्प्लीन का SP4 जो ज़ीक्लेफ पॉइंट है, तो इसमें भी पेन ऑफ लोअर बैक का और ब्लीडिंग नहीं, बेंडिंग डाउन, नीचे झुकने करने में जब भी अपने को प्रॉब्लम आती है तो हम SP8 पर हम ट्रीट करते हैं। सेम यही H6 हार्ट का H6 ज़ीक्लेफ पॉइंट है। तो जो फ्लेक्शन मतलब जो अपने जब लचीलापन और कॉन्ट्रावेक्शन जब होता है इसमें, तब हम LU6 पर H6 पर ट्रीट करते हैं। और कभी अदर कंडीशंस में भी हम इनको, जब जो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें हम ऊर्जा को देख करके कि इसमें हाई ऊर्जा है या कैसे है, तो उस हिसाब से हम इस पर ट्रीटमेंट जा करके ट्रीट करते हैं। सेम SI6 जो स्मॉल इंटेस्टाइन का SI6 ज़ीक्लेफ पॉइंट है। तो जब अपने गले में दिक्कत होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है और विजन प्रॉब्लम होती है, जब अपनी विजन प्रॉब्लम के लिए भी हम इसको ट्रीट करेंगे इसके अंदर। एंड यूरिनरी ब्लैडर UB63 यूरिनरी ब्लैडर का 63 पॉइंट है। इसमें जैसे हैजा हो जाता है, हाथ में शेकिंग होने लगती है और पैर कांपने लगते हैं, या बच्चे जब मुंह खोल करके सोते हैं, तब भी हम इस पर अपन UB63 पर अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। किडनी का K5 पॉइंट है। तो जब अपने को मेंसेस पीरियड में डिसऑर्डर होता है, या शॉर्ट साइटनेस मतलब जिसको पास का दिखता है और दूर का कम दिखता है, तब हम इस चीज पर K5 पर हम ट्रीट करेंगे और K5 को सिडेट करके हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेरिकार्डियम का P4 पॉइंट होता है, जो हेमरेजेस, जो कभी अपने को ब्लीडिंग होती है या डिफरेंट ओपनिंग में जैसे माउथ, नोज, अल्सर्स, इनमें जब ब्लीडिंग होती है तो हम इस पर ट्रीट करते हैं। रूमेटाइड हार्ट डिजीज। अब ये रूमेटाइड हार्ट डिजीज क्या होती है? रूमेटाइड बुखार के कारण हार्ट के वॉल में जब प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी हम इस चीज का ट्रीटमेंट P4 पर जाकर के हम दे सकते हैं। अब आता है ट्रिपल वार्मर का TW7 पॉइंट आता है। तो वो भी शरीर में अचानक तेज झटके आने लगते हैं, ऐठन, मरोड़े, या कुछ इस तरह के दौरे जो आते हैं जिनको मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम के लिए भी हम TW7 पर जाकर के हम ट्रीट करते हैं। अब जी आता है गॉल ब्लैडर का GB36 पॉइंट है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी चेस्ट, पिजन चेस्ट बोलते हैं उसको, जो चेस्ट का पार्ट होता है वो बहुत ऊंचा और कबूतर की तरह हो जाता है। तो उस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को देखी जाती है। तो उस तरह की जब चेस्ट होती है तो अपन देते हैं। ऐठन होती है एपिलिप्सी में भी, मिर्गी में भी, और डॉग बाइट और स्नेक बाइट में भी अपन GB36 पर जाकर के अपन ट्रीटमेंट देते हैं। अब आता है लीवर 6 पॉइंट है, जो डिसऑर्डर ऑफ द इवैक्यूएशन और कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड फेसेस के लिए भी हम इस चीज को ट्रीट करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अपन को मोशन नहीं हो रहा है, या कोई और प्रॉब्लम इस तरह की हो रही है जो निकलने में अपने को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम लीवर 6 पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देंगे। अब आता है K9 होता है पेशेंट कर्ल अप द अनेबल टू स्टैंड और वर्क। जब कोई पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, मुड़ा हुआ झुका हुआ खड़ा रहता है, उसमें टॉक्सिन्स काफी होते हैं, मिर्गी के दौरे भी आते हैं, या
कोई मैडनेस टाइप से इस तरह का भी कोई पेशेंट होता है तो उसमें भी जाकर के हम K9 पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और डॉग बाइट का है, सॉरी, फूड ऑफ ड्रग पॉइजन, ये एक K9 एक ऐसा पॉइंट है जो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। और डिटॉक्सिफाई करने, जब अपने को कभी ड्रग में पॉइजन या फूड पॉइजनिंग हो जाती है तब हम K9 पर जाकर के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आता है GB35, जो पैरालिटिक टेंडेंसी अफेक्शन, तो जो पैरालिसिस, जो थोड़े बहुत झटके जैसे इस तरह से हल्के, और किसी को कोई फेशियल अटैक हो गया या कुछ हो गया पैरालिसिस का, उसके लिए, और लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए भी हम GB35 पर जाकर के ट्रीटमेंट देंगे। कभी सफोकेशन की फीलिंग आती है या डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग आती है, जैसे अब निगलने में अपन को दिक्कत हो रही है, या अपने पैरों में छाले हो गए हैं, तब भी हम GB35 पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब आता है K8 में ये है कि मतलब अपने पीरियड्स जब होते हैं, जब उसमें एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो भी हम K8 पे जाकर के ट्रीटमेंट देते हैं। और बच्चों को यूरिन की या मोशन की, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है तब भी हम जाकर के K8 पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये आता है UB59 पेन ऑफ लोअर मसल्स ऑफ लोअर, जब अपने पैरों में कभी दर्द होता है या मसल्स में ऐंठन होती है, क्रैम्प जैसा फील होता है, तो हम UB59 पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देते हैं। और हैजा का भी, जब अभी कभी स्पाम हैजा में अभी अपने को क्रैम्प्स आने लग जाते हैं या ऐंठन होने लग जाती है, मसल्स का संकुचन और वो सब चीजें शुरू होती हैं जो हैजे की कंडीशन में होती हैं, तो उसमें जाकर के भी हम UB59 पर ट्रीटमेंट देंगे। अब लास्ट पॉइंट आता है कॉन्सेप्शन वेसल्स का है, ये ST30 पॉइंट है ये। तो बैलेंस ऑफ क्यू, मतलब ब्लड की को बैलेंस करता है। टेम्परेचर एंड लोअर बॉडी ऑफ पार्ट, द इनको भी अपने को ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपन ST35 पर। और ओवरी की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम ST30 पर ट्रीटमेंट जाकर के हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। हमारी बॉडी में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो, जब ये तो कोई डिसाइड नहीं होता कि कहाँ ब्लीडिंग, चोट लगी है, और कंटिन्यूअसली जब अपने कहीं पे भी जाकर के ब्लीडिंग होती है अपने बॉडी में, तो उस मेरिडियन को देख करके, उस मेरिडियन में जाकर के उसके ज़ी क्लेफ्ट पॉइंट पर अगर अपन ट्रीट करते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। पर ज़ी क्लेफ्ट पॉइंट पर जाकर के ही अपन उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपन को। तो ज़ी क्लेफ्ट पॉइंट के बारे में अगर किसी को कोई और कुछ पूछना हो तो आप एक बार, किसी को कोई किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। लोकेशन मैं अभी बता दूंगी कि मैं, चलो बता दूं सर अभी, या कैसे करना सर? बता दीजिए, अगर बताना चाहे बता दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो लंग मेरिडियन का LU6 है, तो वो अपना इंडेक्स फिंगर में जस्ट जॉइंट से, ये पित्त जॉइंट, सॉरी, ये सेकंड जॉइंट और इसके बीच में यहाँ पर जाकर के LU6 पॉइंट अपना लंग्स का ज़ी क्लेफ्ट पॉइंट की लोकेशन है। ये वाली सबको दिखाई दे रही है? जी मैम। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर के ये वाली LU6 को, अब आता है SI6, तो ऐसा, सॉरी, LI7, LI7 अपना पीछे की तरफ आएगा। ये LI7 अपने LI1 यहाँ से शुरू होता है, और LI7 यहाँ जॉइंट से, ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट, इसके बीच में यहाँ पर आकर के LI7 की लोकेशन है ये वाली। ठीक है। अब आता है ST34। ST34 ये पीछे की तरफ ही आएगा। ये ST36 की लोकेशन सबको मालूम होती है, ST35, यहाँ पर ST34 जॉइंट पर बिल्कुल ST35 आएगा, जस्ट उसके नीचे आकर के ST34 आ जाएगा। इंडेक्स फिंगर साइड जाकर के ये ST34 की लोकेशन है। ठीक है। अब आता है SP8। SP8 की लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये बिल्कुल बीच, इस तरह से इसको फाइंड नहीं कर सकते। जब अपने यहाँ पर 3 लाइनें खींचेंगे,
ये अपनी इस तरह से सबको दिख रही है। ये 3 लाइनें खींची अपन ने, यहाँ पर ये 3 लाइनें बनाई है, दिख रही है सबको? देखिए कहाँ पर है वो, मैम अपने आप को पिन कर लीजिए। पिन नहीं हो रहा वो एक्चुअल में। हाँ, वो हाथ थोड़ा सा ऊपर रखिए तो हाँ, दिखाई 1 मिनट, देगा। पिन नहीं आ रहा। आई थिंक अब दिख रहा होगा शायद सबको। अब दिख रहा है? भाभी हाथ थोड़ा आपका चेहरे के सामने लीजिए ना। ये देखो। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है भाभी। अच्छा, वो अब आया शायद। हाँ, अब दिख रहा है। ठीक दिख है, रहा ये है अभी। SP8 अपना यहाँ पर आएगा। ये वाला, हम्म। ये वाली लोकेशन SP8 की है। ये देखिए, समझ में आ रहा है? जी। तो ये SP8 की पोजीशन हो गई। अगर फिर भी लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो वापस बता दिया जाएगा। अब आता है H6। H6 अपना यहाँ जॉइंट से, इंडेक्स फिंगर में जॉइंट से बस थोड़ा सा नीचे आएगा। यहाँ लगातार 4 पॉइंट आते हैं, 5 6 7 8, 4 5 6 7। ये 4 पॉइंट अपने इस तरह से आते हैं। डॉटेड दिख रही है यहाँ पर? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। इस 4 5 6 नंबर का, 3rd नंबर का जो डॉट है वो 6 का है, तो उसके नीचे 7 आ जाता है। ठीक है, अब आता है SI6। SI6 इधर की तरफ आएगा, जस्ट इसके पीछे ही आएगा। यहाँ पर, यहाँ SI6 की लोकेशन है। ये वाली शो हो रहा है? हाँ जी। हाँ, अब आता है नेक्स्ट UB63। UB63 इस तरह से, यहाँ पर भी अपन इस तरह से 3 लाइन खींचेंगे पीछे की तरफ। दिख रहा है? तो ये इस की तरफ से जाकर के यहाँ पर बीच में ये UB63 आ जाएगा। अच्छा, जॉइंट से जस्ट ऊपर आएगा। ये जॉइंट पर 60 आता है और जस्ट उसके थोड़े ऊपर जाकर के यहाँ 63 आ जाएगा। बस थोड़ा बीच में आएगा ये एक्चुअली। दिख रहा है? ये पॉइंट अलग से ये बना हुआ है। हाँ, दिख रहा है ना? अब आते हैं K5। K5 भी अपना मिडिल फिंगर में आएगा। K5 की लोकेशन अपने को यहाँ जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाकर के आएगी। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर साइड इधर जाकर के यहाँ K5 की लोकेशन है। K5 और K6 बिल्कुल बराबर आएंगे अपने, तो K6 को नहीं देखना है अपन को K5 को ही देखना है। K5 की लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। K6 इसके आएगा यहाँ पर, और ये K5 की आ जाएगी। ये K5 है और ये K6 से अंदर की तरफ। ठीक है, और अब आता है P4। P4 अपना P7 P4 दोनों बीचों बीच आएगा। बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर में बिल्कुल बीच में जाएंगे, दोनों फैलेंजेस में बिल्कुल बीचों बीच अपन लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। अब आता है TW7। TW7 पीछे की तरफ, इंडेक्स फिंगर में पीछे की तरफ यहाँ पर जाकर के ये बीच की लाइन जो अपन खींचेंगे, बीच की लाइन बनाएंगे, इसके इधर की तरफ यहाँ पर आएगा ये वाला। वैसे मेरिडियन बीच में चलती है TW5 की, पर ये थोड़ा सा साइड में आता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? लोकेशन दिख रही है उसकी?
अब हाँ जी। आता है GB36। GB36 इधर आएगा, ये पीछे की तरफ आ जाएगा। ये GB34, 35, 36। और GB36 भी अपना इधर की तरफ यहाँ बीच में आएगा, दोनों लाइनों के बीच में यहाँ GB36 आ जाएगा। ये किसी भी लाइन पर नहीं है, ना साइड वाली लाइन पर है, ना मिडिल लाइन पर है, ये बिल्कुल बीच में, दोनों लाइनों के बीच में आएगा ये GB36। लोकेशन समझ में आ रही है? जी। अब आता है लीवर 6। लीवर 6 आगे की तरफ ही आएगा अपना। 1 2 3 4 5 6। लीवर 6 अपना दोनों फैलेंजेस के बिल्कुल बीच में इधर की तरफ ही आ जाएगा। लोकेशन दे रखी है इसकी, ये दे रखी है। ये जो SP8 बताया ना, SP8 के बिल्कुल पास में यहीं पर ही आएगा ये वाला लीवर 6। SP8 और वो बिल्कुल पास पास ही है। ठीक है। अब आता है लीवर 6। K9 की लोकेशन आई थिंक नहीं, K9 के लिए भी नहीं बताई। K9 का इधर आएगा, ये बिल्कुल दोनों फैलेंजेस के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ये लिटिल फिंगर, सॉरी स्मॉल फिंगर साइड है, लिटिल फिंगर साइड है, ये वाला बीचों बीच, इस वाली फैलेंज वो जॉइंट पर, दोनों जॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच जाकर के यहाँ पर बीच में आ जाएगा। K9 की लोकेशन है ये। एंड GB35, ये GB35 वही GB34 और GB35 यहीं पर ही आ जाएगा ये। बिल्कुल ये मिडिल लाइन में ही आएगा ये वाला। यहाँ पे GB जॉइंट से जस्ट ऊपर GB34 आता है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर 35 आ जाएगा। ठीक है। अब आता है K8। K8 भी तीनों लाइनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आएगा ये वाला। K7 और K8 ऐसे आएगा यहाँ पर। K7 और K8 ये बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अब आता है K8 UB59। तो ये UB60 जॉइंट पर आता है और उसके बिल्कुल जॉइंट से जस्ट नीचे ही यहाँ पर ये 59 आ जाएगा। ये लोकेशन दिख रही है, ये जॉइंट पे 60 है, इसके जस्ट नीचे 59 आ जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है ST30। ST30 आगे की तरफ आएगा अपना, इनसाइड आ जाएगा। तो ST30 बिल्कुल मिडिल फिंगर से जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना ST30 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये मिडिल फिंगर का अपन का बीच का ये लाइन लेंगे अपनी, तो ये यहाँ पर आकर के ये ST36 आ जाएगा। सॉरी 36 नहीं है, ये 30 है। तो ये अपने सारे जी क्लेफ्ट पॉइंट की लोकेशन हो गई है और जी क्लेफ्ट पॉइंट के यूसेस हो गए हैं। अब आता है लॉ ऑफ हरोरी पॉइंट। हाँ, तरीका समझ लीजिए। तरीका क्या है कि उसको लीजिए, एक जो आपका चार्ट बना हो, कोई भी चार्ट लीजिए और उसकी एक A4 साइज, थोड़ा बड़ा साइज करवाइए A4 साइज में, और उसको स्टडी करिए एक एक मेरिडियन को। जैसे वहाँ प्रैक्टिकल में सिखा रहे हैं कि बेस CV और GV को मानिए, उसी के पैरेलल और 2 उंगलियों में केवल करना है। तो आप उसका पाथ देखे रहिए कि बीच में कौन आती है, किनारे कौन आती है, और थोड़ा सा एक आध पॉइंट्स का डेविएशन है, एक आध पॉइंट थोड़ा अपने रूट से हट जाते हैं, उनको केवल अधिक ध्यान देना है कि ये ऐसे हैं। अदरवाइज बिल्कुल, और जो ज्वाइंट में आते हैं हम लोगों के ज्वाइंट में, उनको जरूर याद रखिए कि UB11 कहाँ आएगा। वहां पर जो ज्वाइंट्स में आते हैं उनको जरूर याद रखिए। उससे क्या होगा, वो लोकेशन को याद करने में आपको सहायता पहुंचाएगा। ठीक है। अदरवाइज जो धीरे धीरे याद करिए, लेकिन ये शुरू करिए। इस कैसे लोग याद कर रहे हैं इसको,
जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो कैसे याद कर रहे हैं? जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जो लोग नहीं है वो याद कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखने का तरीका तो कोई होगा आप लोगों का। चार्ट बनाइए, मैप बनाइए, उससे लोकेशन करिए हाथों में और तब देखिए, ठीक है? इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं, इसीलिए बताया था। वो 2 दिन 2 प्रैक्टिकल जो हुए हैं उनके सब लोकेशन और जो उनका रिकॉर्डिंग है वो आ चुकी है, उसको आप लोग पढ़िए और तब करिए आगे। अब आता है हॉररी पॉइंट। हॉररी पॉइंट हर ऑर्गन में एक हॉररी पॉइंट होता है। तो प्रत्येक ऑर्गन का एलिमेंट पॉइंट जो होता है उसे हॉररी पॉइंट कहते हैं। जैसे मेटल का मेटल पॉइंट होगा, मेटल की मेरिडियन में, उसको हॉररी पॉइंट बोलेंगे। और जो अपना पृथ्वी तत्व जो है उसका जो पृथ्वी तत्व का जो पॉइंट होगा वो उसका हॉररी पॉइंट होगा। इस तरह से हॉररी पॉइंट उसी एलिमेंट का जो पॉइंट होगा उसको हॉररी पॉइंट बोलेंगे। जैसे लंग का अपना एलिमेंट मेटल होता है, तो लंग का पॉइंट Lu8 है जो उसका हॉररी पॉइंट कहलाता है। और उसी प्रकार हार्ट का हॉररी पॉइंट H8 फायर पॉइंट होगा जो हार्ट का हॉररी पॉइंट होगा। अब आपको हॉररी पॉइंट को यूज कैसे करना है और कब करना है, इसको ये सबसे ज्यादा अपने को याद रखने की बात है। जैसे तिला लंग्स फोन का करून सांगा आम्हाला जायचंय याला। जी ये जो हॉररी पॉइंट है, टाइम के अकॉर्डिंग अपन को जब प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर अपन को ये देखना पड़ेगा कि अपनी प्रॉब्लम किस समय हो रही है और उसी समय हमको हॉररी पॉइंट पर ट्रीट करना पड़ेगा। पहले हॉररी पॉइंट में बता, जिनको पूछे कि हॉररी पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। पहले देखिए, फंडा वही है। हॉररी पॉइंट हम लोग कह देते हैं, भूल जाते हैं लोग। ये बताइए कि हॉररी पॉइंट का कंसेप्ट जो है कहाँ से आया? आया ये कि हम लोगों ने कहा ना कि सारी वस्तुएं ब्रह्मांड की वो 5 एलिमेंट से बनी है, यही तो हम लोग कह रहे हैं। तो 5 एलिमेंट यानी कोई भी कहा था, ये नहीं कहा था कि शरीर है या कुछ। उनका कोई भी पदार्थ, तो चाहे वो मेटाफिजिकल हो चाहे फिजिकल हो, वो कहाँ से बना है? 5 तत्वों से बना है। यानी जब कभी मेरिडियन भी तो कोई पराभौतिक या भौतिक कुछ है, अगर पराभौतिक भी मान लिया जाए तो भी वो 5 चीजों से बनी हुई है। तो 5 चीजों से बनी हुई है, कौन है? वही उसमें वुड, फायर, अर्थ, उसके बाद मेटल, जल। तो यानी इनके भी तो रिप्रेजेंटेटिव कोई होंगे। तो इसीलिए हर मेरिडियन में, चाहे मेरिडियन कोई भी हो, उस मेरिडियन में 5 बिंदु जरूर मिलेंगे। वो 5 बिंदु कौन होंगे? वो बिंदु जो 5 हैं वो हर उसके होंगे। तो कोई कास्ट का होगा, कोई वुड का होगा, कोई फायर का होगा, कोई अर्थ का होगा, कोई मेटल का होगा, कोई जल का होगा। तो अगर जल वाले में जल होगा तो वो हॉररी पॉइंट हो गया, और अगर मेटल वाले में मेटल हो गया तो वो हॉररी पॉइंट हो गया, है ना? जैसे हमारा जो है, इसको समझिए इस तरह, जैसे हम यहाँ जाएं और यहाँ से अमेरिका में हूँ, तो अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी होगी वो हमारी एम्बेसी भारतवर्ष की कही जाएगी। वो टेरिटरी जो कमरा या मकान बना हुआ है या जो जगह बनी हुई है वो भारतवर्ष की कही जाती है। तो वो रिप्रेजेंट कर रही है हमको। तो अगर हम जाएंगे तो अपने उसी जगह पर स्थिर हो जाएंगे, तो वहां कोई हमको रोक नहीं सकता, ठीक है? वैसे ही पॉइंट है कि हॉररी पॉइंट हर उसमें है। हॉररी पॉइंट माने उस चीज का, जैसे भारतवर्ष का है तो अमेरिका में जाके भारतवर्ष वाला कहा जाएगा, उसकी एम्बेसी, उसका घर कहा जाएगा। वैसे ही मेटल में जो पॉइंट होगा, और हर का पॉइंट आपको वही चार्ट से याद करना पड़ेगा कि Lu अगर लंग्स की बात करेंगे तो 11, 10, 9, 8, 5 ये ऑर्डर है। वुड का, फायर का, अर्थ का, मेटल का, जल का, 11, 10, 9, 8, 5। तो अब आप चौथा आपका मेटल है, लंग्स हम लोग मेटल में माना है, तो मेटल का जो पॉइंट होगा 8वां पॉइंट वो Lu8 हॉररी हो जाएगा। इस तरह याद करिए, ठीक मैम? आगे ठीक है सर, ओके। अब Lu8 पर कब अपन को, जब जैसे मान लो लंग्स की कोई रिलेटेड अपने को कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो अर्ली मॉर्निंग हो रही है 3 से 5 पर, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लंग्स में ऊर्जा कम है या ज्यादा है या किस तरह की प्रॉब्लम है। तो अगर
उसी समय अपने को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको उस में LU8 पर ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो हमको वहां पर LU8 को सीडेट करके ट्रीट करना पड़ेगा। पर सेम टाइम पर अगर दिन में वही प्रॉब्लम हो रही है तो लंग्स को हम देखेंगे, वहां पर लंग्स की ऊर्जा कम होगी और लंग्स को टोन करके हम वहां पर मतलब प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे। और इस तरह से हमें हर ऑर्गन का टाइम देख करके ऊर्जा कम है या ज्यादा है ये देख करके हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब इसमें मैडम पूछिए कि ये टाइम का मतलब क्या है, टाइम का आशय क्या है, इन लोग क्या टाइम समझ रहे हैं, क्या टाइम है बताइए कोई। टाइम लंग्स का बताए, वो टाइम का अर्थ क्या है? टाइम का अर्थ टाइम 3 से 5 का टाइम होता है तो उस टाइम। हाँ नहीं, वो कौन सा समय, यानी सुबह का। जो हमारे पास एक क्लॉक बनी हुई है ना चाइनीज में, तो उस क्लॉक में एक समय दिया हुआ है कि ऊर्जा ब्रह्मांड से इस समय पर इस ऑर्गन में आती है, इस मेटल पे आती है, मेटल पे आएगी, जब यहाँ भी आएगी तो उस अगर मेटल में आई तो यानी मेटल के जो ऑर्गन है उनको मिल गई, ठीक। तो उस मेटल के उस इन में आई तो मेटल को लंग्स को मिल गई, फिर यांग में जब आई तो लार्ज इंटेस्टाइन को मिल गई, तो वो समय कहा जाता है। और उसका एक सिद्धांत है कि जिस समय वो ऊर्जा आएगी उसके उसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी, यानी उसमें ऊर्जा मिल रही है तो जो पहले ऊर्जा है और बाहर से आई तो बढ़ गई, सबसे अधिक उस समय होगी। फिर क्या होगा, उसके 12 घंटे बाद सबसे न्यूनतम होगी। कैसे चलेगी, ऊपर नीचे जैसे वो कोई करंट चलती है वैसे ही चलेगी, ठीक। बस ये कंसेप्ट है। तो वो समय जो मैडम बता रही हैं वो वही बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से है, जो हम लोग बोलते हैं कि क्या 24 घंटे का चाइनीज क्लॉक, वो चाइनीज क्लॉक के हिसाब से उसको याद रखना पड़ेगा दिमाग में। चलिए ठीक है। अब LI का टाइम होता है 5 से 7 का। तो अपने को कोई भी प्रॉब्लम LI से रिलेटेड जैसे होती है तो उस समय LI1 पर सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। और हमको अगर सुबह के समय LI से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मोशन की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी इस बीच जो भी प्रॉब्लम हो रही है या वॉमिटिंग की हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर 5 से 7 अगर हो रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि LI1 पर ऊर्जा बहुत है और हमें उसको उसी एक सिंगल पॉइंट से हम उस ऊर्जा को ट्रीट कर सकते हैं और ट्रीट करके हमें पेशेंट को लाभ हम दे सकते हैं। तो इसको कलर से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें टोन करना है तो ब्राउन कलर से करेंगे और इसका सीडेट करना है तो इसके कंट्रोलर से उसको हम सीडेट करके कलर वाइज अब उसको ट्रीट कर सकते हैं इसका। और इसका खुद का कलर इसका ब्राउन है, लंग्स का और LI का दोनों का ब्राउन कलर है इसमें। सेम स्टमक का ये स्टमक अर्थ पॉइंट है, स्टमक 36 अर्थ पॉइंट है जो 7 से 9 सुबह 7 से 9 इसका टाइम है। अगर हमें इससे इस बीच कोई विशेष प्रॉब्लम होती है जो स्टमक से रिलेटेड होती है तो इस पर जाकर के हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर हम इसके अपोजिट टाइम पर जाएंगे, मान लो शाम को 7 से 8 में हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, 7 से 9 में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि स्टमक में ऊर्जा कम है। और इसको हमें ये देखना, हमें अगर पेशेंट को कभी प्रॉब्लम होती है हमें ये भी देखना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग ये कौन से ऑर्गन का टाइम है या इसका अपोजिट क्या टाइम है। दोनों चीजों को देख करके हमें इनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसके अपोजिट हमें 5 से 7 हमें किडनी का टाइम मिलता है। तो किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है या स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों चीजें देख करके हमें उसके अकॉर्डिंग हमें टोन और सीडेट, जैसे किडनी का K10 और इसका स्टमक का ST36, इन दोनों के हिसाब से अपने को प्रॉब्लम को सिम्टम्स को देख करके हमें इन दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। सेम ये स्प्लीन का टाइम होता है 9 से 11 और इसका अपोजिट होता है 9 से 11 TW ट्रिपल बारो मेरिडियन का। तो ये भी हमें स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे हमें कभी कोई थकान लगती है या कुछ इस तरह का होता है या इसी समय लगती है और बाकी समय हम लोग बिल्कुल नॉर्मल या कुछ अच्छा फील करते हैं,
तो हमें एसपी पर जाकर के हमें ये देखना चाहिए कि ये स्प्लीन से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें वहां जाकर के SP3 पर ट्रीट कर सकते हैं, या इसके अपोजिट टाइम को देख करके भी हमें इनमें ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। सेम यही 11 से 1 का होता है, हार्ट का टाइम होता है, जो H8 पर जाकर के, H8 इसका हरोरी पॉइंट है, जो अगर हार्ट से रिलेटेड अगर हम लोगों को रात को 11 से 1 के बीच में कभी पेशेंट को बहुत सांस फूल रही है या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रही है, तो हम H8 पर जाकर के हम ट्रीटमेंट देंगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। और सेम स्मॉल इंटेस्टाइन का SI5 पॉइंट है, जो 1 से 3 का है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी, जो हमें 1 से 3 देखनी पड़ेंगी रात के वक्त जो होती है, तो कभी बाहर से खाना खा करके आए या कुछ आए, तो इस समय जब कई बार जब हम लोगों को प्रॉब्लम होती है किसी भी पेशेंट को, तो हमें ये देखना चाहिए कि 1 से 3 के बीच का टाइम है, तो इसमें SI में हमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, तो हमें वहां पर SI की ऊर्जा को कम करके हमें ट्रीट करना पड़ेगा। सेम यूरिनरी ब्लैडर का देखना पड़ेगा UV66 पर, जो 3 से 5 का टाइम है। और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जब कोई कोल्ड की प्रॉब्लम होती है या यूरिन से रिलेटेड अपन को प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग में कई बार अपन को, जब अपन रात को हमेशा देखते हैं कि कभी कभी 3 से 5 के बीच में ही उठ करके हमें टॉयलेट जाना पड़ रहा है या हमें बार बार जाना पड़ रहा है उस बीच में, तो हमें UV66 पे जा करके हमें ट्रीट करके पेशेंट को इस चीज के लिए लाभ हमें दे सकते हैं हम। सेम यही किडनी का भी टाइम अपने 5 से 7 का होता है, तो 5 से 7 की में अपन को देखना पड़ेगा कि ये किडनी की ऊर्जा का टाइम है, और ये K10 पे जाकर के हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का टाइम है अपना 7 to 9 PM, ये शाम का टाइम है। तो जो अपने को हॉटनेस, कभी गर्मी लग रही है या कुछ लग रही है, बाकी दिन अपन सब कुछ नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो अपन को P8 को देख करके अपन को वो टाइम की ये क्लॉक, ऑर्गन क्लॉक को देख करके टाइम P8 पर जाकर के हमें ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। सेम ये TW6 पर जाकर के हमें 9 से 11 अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें 9 से TW6 पर जाकर के हमें ट्रीट कर देना चाहिए। अब गॉल ब्लैडर का आता है। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अपने को कोई विंड की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कोई अटैक आपने को आया है, कोई पैरालिसिस अटैक हो रहा है या कुछ है, या इसी समय जाकर के अपन को देखना पड़ेगा कि ये 11 से 1 का टाइम है, और 11 से 1 के टाइम में हमें इस सिंगल पॉइंट पर ट्रीट करके हम उस पेशेंट को हम लाभ दे सकते हैं। सेम लीवर वन की भी का हॉररी पॉइंट लीवर 1 है, जो सुबह मतलब 1 से 3 का टाइम है, तो वहां हम लीवर 1 का को भी हम सीडेट करके और इसकी अपोजिट टाइम को देख करके भी हम इसको ट्रीट दोनों तरह से हम कर सकते हैं। If we treat the horary point of an organ during the time mentioned above by apply star magnet, seed, needle or color, and concerned organ get toned and seeded. तो अपन को ये देखना पड़ेगा, अगर अपन को सीडेड और टोन का समझ में नहीं आ रहा है, तो हम सीड थेरेपी या कलर थेरेपी जाकर के और या निडल से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हॉररी पॉइंट का इनका यही फंक्शन है। तो हॉररी पॉइंट हार्ट वाले में मैडम बता दीजिए, हार्ट वाले का समय 11 AM से 1 PM है, ठीक है। Yes, sir. H8 को इस समय अगर आपको समझ में नहीं आए तो कभी इसको टोन मत करिए, क्योंकि उस समय ऊर्जा आ रही होगी। मान लीजिए उसमें ऊर्जा आपकी नॉर्मल है और उसमें ऊर्जा बढ़ गई और आपने बाय द वे उसको टोन करना चाहे या कलर लगा दिया रेड कलर H8 पर, तो ये उचित नहीं होगा। तो स्पेशली हार्ट के मामले में इस वाले उसको टोनिंग अगर हार्ट को करना भी है तो केवल मेथी या मटर लगा दीजिए। मटर लगा करके अपन उसको ट्रीट कर सकते मेथी लगाते तो हम मेथी लगा दीजिए। H8 छोटा पॉइंट है, मेथी लगा दीजिए। तो उसमें केवल हार्ट के लिए कह रहा हूँ, और सब में आप देखेंगे
कि जिस समय आप सवेरे वाला करते हैं तो उसका दूसरा 12 बजे वाला ऑर्गन है वो भी टोन हो जाएगा। यानी इससे क्या सीख मिलता है कि आपको, हर आदमी को हम लोग कह रहे हैं ना कि किडनी को टोन करना चाहिए, तो किडनी 3 को जो टोन कर रहे हैं K10 को, अगर 5 बजे शाम से 7 बजे शाम को K10 में ब्लैक कलर की ओर लगा लेंगे तो ये भी टोन होगा 5 PM वाला, और उसके साथ 5 AM वाला भी ठीक हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। LIB, अच्छा, ठीक है, ओके। तो इसको इस तरह यूज करिए। देखिए प्रयोग करने का मैनेजमेंट कैसे है कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि K3 टोन करिए, सब कई दिन से बोल रहे हैं। K10 में 5 PM से 7 PM के बीच में है, आप 5 बजे लगा लीजिए K10 पे का ब्लैक कलर, और बिल्कुल ज्वाइंट में आता है, पित्त ज्वाइंट में आता होगा, ठीक है, पित्त ज्वाइंट में आएगा और वहां पे लगा लीजिए, मिडिल फिंगर में पित्त ज्वाइंट में आएगा और लगा लीजिए, और अपना आराम से आपके 2 ऑर्गन सॉल्व हो गए, किडनी और LI का ट्रीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। लेकिन हार्ट वाले मामले में मैं स्पेशली हार्ट के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं मालूम और आपको ऊर्जा बढ़ी हुई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऊर्जा बढ़ी घटी है, और आपने टोन कर लिया, तो हार्ट की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हार्ट के मामले में छोड़ दीजिए, शेष मामलों में आप करिए इसको। जी मैडम आगे, ये आपका मैम आपने लिखा है कि ऑलवेज टोन ये Z-clef पॉइंट्स, हॉररी पॉइंट्स, तो अगर हम ज्यादा एनर्जी है और टोन कर देंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी? हमें शेडेड भी करना पड़ेगा इन्हें? हाँ नहीं, एडेड तो सेम टाइम में अगर हमको लग रहा है कि ऊर्जा ज्यादा है तो हम उसको सिडेट भी कर सकते हैं। इसीलिए सर कह रहे हैं कि हार्ट के मामले में हमेशा मेथी लगाइए आप, क्योंकि उस समय बिल्कुल पेशेंट की लाइफ का सवाल होता है। आपको समझ ही नहीं, पल्पिटेशन बढ़ी हुई ऊर्जा है, घटी हुई ऊर्जा है, तो बैलेंस कर देनी चाहिए, उनको मेथी दाना लगा के बैलेंस कर देना चाहिए। बाकी अदर्स में हम फिर भी कर सकते हैं टोन सीडेट, अपने को उसके वो दिख रहे हैं कुछ सिम्टम्स, तो उसके हिसाब से हम टोन सीडेट करके देख सकते हैं। बट हार्ट के मामले में अपन को विशेष ध्यान रखना है कि अपन को ऊर्जा को बैलेंस करना है, और उस समय अपन को जल्दीबाजी भी होती है, समझ में भी नहीं आता। किडनी में जरूर करिए, किडनी को तो जरूर करिए, कहा K10 जरूर करिए, रेगुलर करिए, जैसे मैंने कहा ना रेगुलर हो जाइए इसके लिए, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि किडनी को टोन करिए, तो हम किडनी को टोन यही कर ले रहे कलर से। K10 में कलर लगा लिए चुपचाप, 5 बजे से 7 बजे के बीच में लगाए, अभी समय होगा लगा लीजिए, बस खत्म, ब्लैक कलर लगा दीजिए, खत्म। तो 2 ऑर्गन आपके सॉल्व हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, 2 ऑर्गन का आपने कंट्रोलिंग कर लिया। डेली कर लिया तो डेली, तो किडनी नेवर डेफिशिएंट, केवल नहीं, नेवर इज ऑलवेज डेफिशिएंट, नेवर एक्सेस। ओके सर, तो इसलिए उस पर लगा लीजिए तुरंत। तो 2 किडनी यांग डेफिशिएंसी है किसी की, तो K10 लगाने से टोन होगी वो? किडनी देखिए, हाँ ठीक कहा आपने। देखिए ऊर्जा का मतलब हुआ, एक और कंसेप्ट है, धीरे धीरे कंसेप्ट अब या तो लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। किडनी यांग का मतलब हुआ कि दिन, और इन हुआ माने रात। तो अगर दिन में कोई समस्या हो रही है किसी तरह की, तो इसका मतलब कि यांग की कोई प्रॉब्लम है, और रात में हो रही तो नॉर्मली इन की प्रॉब्लम है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी दोनों का सम्मिलित रूप है ना, इन भी एनर्जी है, यांग भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी के रूप है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस कहीं हो रहा हो दिन रात दोनों के लिए, मतलब यूरिनेशन आप जा रहे हैं रात में, तो इन पर ध्यान दीजिए कि भाई इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। दिन में जा रहे हैं यूरिनेशन, तो इसका ध्यान प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 24 घंटे में आप कह रहे हैं कि नहीं हम सब कर रहे हैं, तो यानी कहीं किडनी की ऊर्जा प्रभावित है, और किडनी में जैसे ही आप किडनी में करोगे तो नेचुरली इन यांग दोनों प्रभावित होगा ना, प्रभावित तो दोनों होगा। हाँ, एक्सक्लूसिवली किसी उसको ट्रीट कर, हम तो सामान्य ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि किडनी की सारी प्रॉब्लम टोन कर किडनी को K10 पे लगाने सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन किडनी को नॉर्मली जो हमको टोनिंग चाहिए वो हमको मिल जाएगा। अब किडनी यांग की कोई समस्या स्पेसिफिकली है तो उसको किडनी यांग में हम लोग ने और नॉलेज किया है, तो उस नॉलेज में लेमैन के रूप में क्या होगा, अगर कोई नया सेमेस्टर 1 है, ये सेमेस्टर 1 में K10 में लगा लीजिए, तो उनको समझाते हैं K10 में लगा लीजिए तो एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप किडनी यांग की बात कर रहे हो तो इसका मतलब सेमेस्टर 2 में आप आ गए,
जैसे सेमेस्टर 2 में आए तो आपका दायरा बढ़ गया, अब आप किडनी यान का ट्रीटमेंट करिए, किडनी इन का ट्रीटमेंट करिए, फिर और हो जाएगा तो फिर आपको कहा जाएगा कि ये भी, मतलब जैसे जैसे आप ज्ञान बढ़ेगा तो आपके पास प्रोटोकॉल के तरीके बदल जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी एक तरीका है, फिर कल को 10 हो जाएगा। अब आप चाइनीज में यूज कर सकते हैं और आयुर्वेद में यूज कर सकते हैं, CMEM कर सकते हैं, YNM कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा हर चीज का, कि एनर्जी घटी कि बढ़ी है। पहले सेमेस्टर 1 में खूब पूछते थे ना कि सेमेस्टर घटी कि बढ़ी है, सेमेस्टर 2 में कम हो गया, कम प्रश्न हो गए। ठीक मैडम? यस, थैंक यू सर। अब हॉररी पॉइंट के बारे में अब किसी और को कुछ? ये भी उसी के पॉइंट ही है, वो ये हॉररी पॉइंट से संबंधित ही, वही वाला बता दीजिए इसको भी। लोकेशन सर? ये वाला जो खोला हुआ है, शेयर किया हुआ है, वही है। हाँ सर यही है। अच्छा, हॉररी फ्रेंड, दे आर फ्रेंड्स में। हाँ दे आर फ्रेंड्स नहीं, वही है, वही हाँ। दिया गया है ना, कि वो कहा कि लंग्स LU8 और UB60 लंग्स एंड यूरिनरी और हॉररी फ्रेंड्स, वही जो बता रहे थे 12 घंटे वाला, ओके ओके, उसी का है। उसी में कह रहे हैं कि इस समय में कोई भी अगर दोनों में कर देंगे तो दोनों एनर्जी फ्रेंड्स है ना, इसलिए वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे तो एक दूसरे को टोन कर देंगे, यू सर? यस, हाँ वही है सर। ये थोड़ा आप बता दीजिए सर। नहीं इसमें कुछ नहीं, वो जो आपने बताया वही है, वही। देखिए इसमें ये रहेगा जो बताया ना, इसमें उन्होंने कहा कि जो 12 घंटे वाले हैं, वो 12 घंटे वाले ऑर्गन वो हॉररी फ्रेंड कह दिया गया उनको। अब ये 3 बजे से 5 बजे समय का समय हो रहा है लंग्स का, और 3 PM से 5 PM का समय यूरिनरी ब्लैडर का है, तो ये दोनों दोस्त हैं वर्चुअली, 12 घंटे के अंतराल के दोनों दोस्त हैं। और इन्होंने क्या किया, आप 3 बजे से 5 बजे में आप LU8 को आपने ट्रीटमेंट दे दिया, तो भी वही काम करेगा। UB66 भी, या UB66 में दे दिया तो भी दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे, ये इसका अर्थ है। ठीक है, लेकिन आप जैसे 3 बजे से 5 बजे सवेरे LU8 में दे दीजिए। मान लीजिए लंग्स को आपको ट्रीट करना, मतलब बढ़ाना एनर्जी, तो उसमें आपने ट्रीट कर दिया, फिर आप भूल गए, चलिए अब आपको याद आया कि लंग्स में हमारी एनर्जी कम है, लेकिन हम भूल गए हैं, सवेरे उठ ही नहीं पाए, तो 3 PM से 5 PM के बीच में UB66 में ट्रीट कर दीजिए, तो वही असर करेगा, LU8 अपने आप टोन हो जाएगा। वही तो कह रहे थे भी, फ्रेंड्स है इसलिए बाद वाला ऑर्गन जो है वो अपने आप ही दोनों दोस्त है, तो चाहे UB66 में ट्रीट करिए आप इस समय, और चाहे LU8 में ट्रीट करिए सुबह के समय ट्रीट तो करिए, दोनों दोस्त हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर लेंगे, मिल जाएंगे। उसी तरह 5 AM से 7 AM LU1 में करिए, या 5 PM से K10 में करिए, तो लंग LI और K10 दोनों क्या है, बैलेंस। अगर आप मेथी मटर दाना लगा देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ये उसका अर्थ है। उसी तरह 7 बजे से 9 बजे ST36 पे लगा देंगे तो भी वही असर करेगा, पेरिकार्डियम भी ठीक हो जाएगा, और 7 बजे शाम से 9 बजे शाम को P8 पे लगा देंगे तो भी वही हो जाएगा, पेरिकार्डियम उस पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंसिंग एनर्जी का है, हमको बैलेंसिंग करना है ना। देखिए लिखा हुआ है, इफ यू टोन LU8, या इन्होंने तो देखिए और भी लिख दिया है, आप और समझ लीजिए, आगे समझिए। इन्होंने, हम लोग तो कह रहे हैं कि ना कि LU8 को करिए, ये कह रहे हैं ना आप UB66 को भी कर सकते हैं। इफ वी टोन LU8 और UB62 between 3 AM to 5 AM और 3 PM to 5 PM both LU8 get toned, यानी दोनों समय में, किसी भी समय, चाहे आप LU8 में करिए चाहे UB66 में करिए, दोनों दोस्त एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। ये और सरल हो गया ना, इनके हिसाब से बहुत सरल हो गया। अब आपको भूल गए 3 बजे से, तो अब आप चाहे LU8 में 3 बजे से 3 PM से 5 PM कर लीजिए, तो भी दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे देखिए LU8 इफ हाइपर, देखिए LU8 अगर मान लीजिए आपको लगा कि हाइपर एक्टिव है,
will pass on the excess bioenergy to UV छाछठ, the honorary friend, if treated during organ clock. अगर मान लीजिए LU8 हाइपर एक्टिव है, मान लीजिए आपको लगा कि 3 से 5 बजे हमको खांसी आ रही है अधिक, यानी आपको क्या हुआ, एनर्जी आपकी बढ़ी हुई है, ये तो आप समझ रहे हैं, एनर्जी बढ़ी हुई है तो हाइपर एक्टिव हुआ ना लंग्स। तो क्या करेंगे, आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या, और आपने कलर लगा दिया या आपने मेथी लगा दिया या आपने मैग्नेट लगा दिया, तो वो कह रहे हैं कि उसका नेचर ये है कि वो अपनी एक्सेस बायो एनर्जी को यूवी छाछठ को दे देगा, अपने पास नहीं रखेगा। यानी आप गलत भी आप कर रहे हो तो भी वो सही कर देगा, दोहरे फ्रेंड को ट्रांसफर कर देगा कि आप ले जाओ। इफ ट्रीटेड ड्यूरिंग ऑर्गन क्लॉट टाइम, सिमिलरली यूबी छाछठ, मान लीजिए यूबी छाछठ हाइपर एक्टिव है और आपने गलती से टोन कर दिया, तो आपको डर लग रहा ना कि अरे मैंने टोन कर दिया, जबकि हाइपर एक्टिव है, तो डरिए नहीं। विल पास ऑन द एक्सेस बायो एनर्जी टू LU8, वो हार्डरी फ्रेंड को दे देगा, अपने पास नहीं रखेगा। समझ रही है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इसको आपको देखिए, समाज हम लोग क्या पढ़ा है, जो भी ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है, और जो भी आपके अंदर है ब्रह्मांड में, भूलिए नहीं इसको, ये हम लोग इसको भूलते रहते हैं ना। जैसे हम लोग भगवान को जानते हैं, भगवान है, लेकिन भूल जाते हैं कि यार भगवान कुछ नहीं देख रहा, जो भी गलत करना हो करो। वही कंसेप्ट है, एनर्जी का लेवल ये है कि वो कोई भी चीज, अगर आपके पास एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त, पक्का दोस्त है आपका, और उसके पास 1 करोड़ रुपया है, और आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसको कोई कहीं से लॉटरी खुल गई, तो अगर सच्चा दोस्त है तो वो क्या करेगा, वो इसी लॉटरी के पैसे को आपको दे देगा कि भैया तुम्हारे पास बहुत कम, हमारे पास बहुत अधिक है। यही काम वो नेचर कर रही है कि अगर उस समय वो टोन भी कर देंगे, इवन देन आप गलती कर रहे हैं, टोन नहीं करना है, लेकिन अगर आप गलती भी कर दे रहे हैं तो वो एक्सेस बायो एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा 12 घंटे वाले ऑर्गन को। ये भी अंदर है, यानी आंतरिक जो हम लोगों का वातावरण है मेरिडियन का, वो इतना स्ट्रांग है, इतने कम्युनिकेशन है कि वो कम्युनिकेशन जितना हम लोग सोसाइटी में चाहते हैं कम्युनिकेशन, उससे बेटर है। तो ये इससे सीख लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप इसका यूज हम लोग करते नहीं है, कोई भी। आप बताइए कितने लोग, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग यूज करते हैं इसको, हॉररी पॉइंट को, कोई बताए यूज करें। पुष्पा जी यूज करती है? जी नहीं सर। ठीक है, नीतू जैन? नहीं सर, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट लगाने को होते हैं, मैं नहीं करती। और कौन करता है? सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, 6-7 वाले भी हैं। आरती मैडम? सर करते हैं। करते हैं ना? अरे तो आप तो भाई, वो जब मैं कह रहा हूँ आप करते होंगे, तो यही सिखाना है हम लोगों को। सेमेस्टर 1 को इसीलिए बार सेमेस्टर 1 कभी कंप्लीट नहीं होता सर। बट इसमें ये भी तो कहा जाता है ना कि जैसे कि 3 to 5 अगर हमने लिया, लंग्स की एनर्जी एक्सेस होती है, हाँ, ठीक है, और 3 to 5 यूनियन ब्लैडर की एनर्जी उस टाइम बढ़ती है, एक्सेस होती है। बट अगर उसका पेयर ऑर्गन के अकॉर्डिंग हम करें तो 3 to 5 लंग्स को बढ़ा दिया, क्योंकि तो वो ट्रांसफर कर देगा ना अपनी एनर्जी को। हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है ऑलरेडी। ट्रांसफर कर देगा। यानी वो शेयरिंग कर लेता है। इनका मतलब ये है कि वो, इसका मतलब ये है कि वो अपनी शेयरिंग करता है। तो सर हम उसमें ना मेथी यूज करते मेथी हैं। लगा लीजिए, मेथी लगाइए, बेस्ट है। क्योंकि मैग्नेट का है ना असर, पता नहीं करता है नहीं करता वो नहीं, उसका। मैग्नेट तो हमने बार कहा कि मैग्नेट बहुत से लोग नहीं लगाते, और हम मैग्नेट को जितना जब खूब स्टडी हो जाए तब लगाइए, इसमें कोई शक नहीं। हम तो मेथी को इतना, और मेथी को यही नहीं, आप जेपी अग्रवाल सर, आप उनको हमेशा देखिए, मेथी अधिकांश लगा रहते हैं, आप देखते क्यों नहीं है उनको? जी सर। हाँ, वो तो मेथी ज्यादा रहती है उनकी।
वो हमेशा मेथी बांधे रहते हैं। तो इसलिए वो हमको 3-4 बार कह चुके कि मेथी को मत छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेथी के गुण हम लोग, अभी तो मेथी में रिसर्च अभी बहुत बाकी है, सीड्स पर रिसर्च बाकी है। आगे आप लोगों में से आइए, आगे मैं आह्वान कर रहा हूं, आगे आइए और आप लोग प्रोफेसर पार्क जू के सिद्धांतों के अनुरूप सीड पर रिसर्च कर डालिए, सीड पर रिसर्च करिए और आपको अच्छा लगेगा। एवरी काइंड हम लोग आगे यूज करना चाहते हैं कलरफुल सीड्स, नॉट ओनली मेथी सीड्स। अगर हम कलरफुल सीड्स लगाएं और रेड, जहां हम रेड लगा रहे हैं हार्ट में, तो यहां पर कलर था, पिछली बार था ना, जहां कलर लगा रहे हैं ये रेड वाला, अगर हम ब्राउन कोई हमारा सीड मिले तो ब्राउन सीड लगाएं। सर जहां एप्पल yellow seed सीड मिलता वी है, कैन yellow यूज। seed लगाएं। जहां रेड मिलता है वहां रेड सीड लगा दें, और जहां ब्लैक मिलता है ब्लैक सीड लगा दें। ब्लैक तो मिलता है, काली मिर्च है ना, हरा भी मिल जाएगा, हरा भी कोई बीज होगा, पपीते का बीज जो होगा वो हरा मूंग होगा सर। सर मूंग दाल होगी, सर दाल। हाँ तो मूंग है, तो हरा है, मूंग का मूंग लगाइए। देखिए ऐसा है ना, सीखना इसी सीखना है। वो कह रहे हैं ग्रीन ब्राउन कलर का फ्लैक्स सीड आता है सर, जो भी है, मैं भी कह रहा हूँ ऐसे सीड्स को हम लोग, देखिए बीज जो है अच्छे जगह से लीजिए, इसमें कोई शक नहीं। जहां बीज मिलते हो बढ़िया बीज, तो बढ़िया बीज जितना, देखिए हेल्थ, आपको हेल्दी होने के लिए हेल्दी सीड भी चाहिए, वो अपनी एनर्जी देता है ना, वो अपनी एनर्जी देता है, तो हेल्दी सीड चाहिए। तो अच्छे सीड ग्रीन लीजिए, जहां ब्लू होता है वहां ब्लू लीजिए, जहां ऑरेंज होता है ऑरेंज लीजिए, जहां ब्लैक होता है ब्लैक लीजिए। अगर ये करें तो आप इसका एक वो बना दीजिए, रिसर्च कर डालिए, करिए। इसमें से कोई आरती करें, कोई करें, पुष्पा जी करें, कोई करें, नीतू जैन करें, बबली सिंह सर करें। कुछ सीड्स की तो हमने किया है यूज की, अलग अलग। आप भी कर सकती, मुन्नी त्रिपाठी आप क्यों नहीं कर सकती? सीड में कौन करना है? सीड तो अपने आप, जितना गांव देहात के लोग होंगे और जानेंगे कौन रंग किसका होता है। ठीक है, ये इसको करिए। तो ये जो कलर है ये वाला, उस कलर को सीड हम कह रहे हैं, कलर भी तो कलर सीड दोनों हो गया। अगर आप उस ब्लैक को ब्लैक सीड काली मिर्च लगा देंगे तो ब्लैक भी हो जाएगा और सीड भी हो जाएगा। कितना बढ़िया है। तो ये इस तरह है। बहुत थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया आपने पूरा बता दिया। और ये हम लोग का 1-2 चैप्टर जो है, देखिए थैंक यू सर, इनको पढ़ना है, बार बार याद करना है। याद आप लोग नहीं करते हैं, और याद होने के लिए H9 टोन करता लगातार जीवन भर करना है। ऐसा नहीं कि आज ही करना है, जीवन भर करना है। लेकिन कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करके, केवल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि इन पॉइंट्स के, इनमें ट्रीटमेंट छुपा हुआ है, हम लोग उनको पढ़ते नहीं। अभी कितना बढ़िया निकाला इन्होंने, केटन निकाल दिया। अब केटन में करिए आप लोग, K3 को तो बाद में करिएगा, केटन में कलर लगा लीजिए तब करिए। केटन में आप लोग मेथी वो वाला काली मिर्च का सीड लगा दीजिए, वो बढ़िया हो जाएगा। काला है वो तो, है ना। चलिए, तो ये वाला खत्म हुआ, हम लोग अब शुरू करते हैं। सर एक क्वेरी थी, अच्छा ये सीड्स कलर वाले सीड्स भी लगाएंगे तो भी चलेगा और कलर लगाएगा तो भी चलेंगे? हाँ, नहीं हमने कहा कि देखिए उसमें सीड है और कलर है, कोई भी लगा सकते हैं। तो अगर हमने कहा कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करिए और उसी कलर का सीड लगा दीजिए तो वो और उतनी क्षमता होगी, वो कलर भी यूज करेगा और सीड भी यूज करेगा। जी जी जी। कोई मेथी, देखिए मेथी गुणकारी है, इसमें कोई शक नहीं। मेथी बीजों की ताकत की बात हम लोग कर रहे हैं, बीजों में जो ताकत है उसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो बीजों में ऊर्जा होती है, और उसको जब प्रेशर हम लोग देते हैं तो प्रेशर देने से क्या होता है, वो स्टिमुलेट होता है। तो यानी वो एनर्जी कहीं ना कहीं, हम लोग मॉडर्न साइंस की भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी कहाँ जाती है। 2 ही सिस्टम है हमारे पास, एक नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। तो दोनों सिस्टम में अटैक करती है
यानी उनको संदेशा भेजती है कि ये स्टिमुलेशन है, तो उस ऑर्गन को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कभी हम लोग कभी करस्पॉन्डेंस की ट्रीटमेंट करते हैं तो करस्पॉन्डेंस के साथ साथ हम लोग स्पाइन का भी ट्रीटमेंट करें और हम लोग ब्रेन का भी ट्रीटमेंट कर दें। कैसे? हाथ से यूं दबा दें, यूं दबा दें, ऐसे दबा दें, तो ताकि वो ब्रेन में मैसेज पहुंच जाए। हम लोग मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं ना, बीएचबी पढ़ रहे हैं, बीएचबी चाइनीज, और तीनों को हमको जहां जो गुण मिले उसको एक्सेप्ट करिए। तो हम कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं। कलर पर प्रोफेसर पार्क जेगू ने बहुत रिसर्च किया, ठीक, हम लोग पास अभी पूरा हम लोग उस पर नहीं कर पा रहे हैं। मेथी भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सीड्स का कलर भी बहुत डिफाइन किया, वो भी किताब है उनकी। अब वो सीड्स के कलर के बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर कलर वाला यूज करेंगे हम लोग तो वो बेटर है। अगर कोई कलर, जैसे हम लोग कहते हैं कि पेट दर्द हो तो पेट के लिए पपीता हम लोग कहते हैं ना, उसकी पपैया की तरह हम लोग बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। तो अगर पपीता के बीज कहीं अगर पेट दर्द में लगाएंगे तो वो अधिक कारगर होगा। काली मिर्च जहां आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां काली मिर्च लगाएंगे तो अधिक कारगर होगी, ठीक। तो हम लोग सीड को अपने ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं कलर और सीड में, बस हम यही तो कर रहे हैं। ऐसी रिसर्च होगी तभी तो आप होगा। अगर आपने लगाया और बहुत फायदा हो गया तो आप रिसर्च में तुरंत लिख दीजिए कि ये इसका हमने लगाया बहुत फायदा हुआ, यही तो रिसर्च है। तो रिसर्च करिए। अब तो आप लोग सारे लोग जो भी देखिए, सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है, सेमेस्टर और ज्ञान अलग चीज होती है। फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी बहुत ज्ञानी हो सकता है और 10th सेमेस्टर वाला भी अज्ञानी हो सकता है, कोई बात नहीं। अज्ञानी मीन्स की कम नॉलेज। आपको रिसर्च करना, अब रिसर्च वर्क शुरू कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं। प्रोटोकॉल तो आप बनाइए, आप लोग बनाइए, ट्रीटमेंट करिए। अभी कौन बता रहा था, आप मैडम बता रहे थे, किसी ने मैडम बताया कि अनीता मैडम, किसने बताया था अभी कि वो हमने यूज किया, बहुत बढ़िया फायदा हुआ। सर हाँ हमने बताया था सर। हाँ, आपने बताया था ना। सर हमने सेब की सीड जो होती है ना, नहीं, आज ही किसी ने आज किसी ने बताया मुझे, और कोई बहुत बढ़िया बात बताई कि मैंने यूज किया, इतना बढ़िया फायदा हुआ है कि वो क्या बताऊं। किसी ने बताया मुझे, तो मुझे याद आ गया अभी, लेकिन नाम भूल रहा हूँ कि किसने बताया। तो मेरा कहना ये एक्सपेरिमेंट है, प्रोटोकॉल वहां निर्धारित है। अभी प्रोफेसर राम कुमार शर्मा सर कहते हैं हमेशा कि प्रोटोकॉल तो आप भी बना सकते हो। प्रोटोकॉल आप बनाइए, अपने 50 पेशेंट पे आप उसको ट्रीटमेंट करिए और उसको रिजल्ट अच्छे आए तो वो प्रोटोकॉल हो गया। उनका प्रोटोकॉल क्या है, जो सर पर 50 पेशेंट सेम प्रॉब्लम के आने भी तो चाहिए सर। नहीं, हमने इसलिए हमने वो आगे क्वेश्चन तो किया नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं, मतलब कोई सिद्धांत तब लागू होगा जब उसमें अधिक लोग पेशेंट लोग आएंगे। इसीलिए हॉस्पिटल या जो सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर, जो वहां पेशेंट अधिक आते हैं, तो वो जो 1 साल से 2 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो रिसर्च में आती है बाद में। प्रोटोकॉल का तरीका क्या है कि प्रोटोकॉल, वो नया प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं, पुराने प्रोटोकॉल को छोड़ते नहीं, ठीक है। पहले समझ लीजिए तरीका, पुराने नए प्रोटोकॉल को शुरू किया, पुराने प्रोटोकॉल को छोड़ा नहीं। फिर धीरे से जब थोड़ा सा आगे हुआ तो दूसरी बार रिव्यू हुआ तो इस अपने पुराने वाले प्रोटोकॉल को हटा दिया और नए प्रोटोकॉल को कर दिया। अब अगर फायदा हो रहा है तो नया प्रोटोकॉल जस्टिफाइड हो गया। क्लियर? नहीं, तरीका तो यही होगा। सर पपीते का बीज तो ड्राई नहीं होता है, तो हमें सिर्फ ड्राई सीड यूज करने हैं या वेट वाले गीले सीड भी हम यूज कर सकते हैं? कौन पूछ रहा है? सर मैं नीतू मैम, जी सर। उपचार की सावधानियां पढ़िए, उसमें हर जगह लिखा रहता है सूखे बीज और स्वस्थ बीज, 2 कंसेप्ट हैं। एक शब्द को भूलिए नहीं, सूखे बीज और स्वस्थ बीज। अभी मैंने बोला ना कि स्वस्थ नहीं हो। अगर आप किसी सहायता मांगने जाएंगी जिसके पास रुपया नहीं है तो वो क्या देगा? किसी गरीब के पास, भिखारी के पास पहुंच जाए कि हमको 1 लाख रुपए दे दो, तो माथा पीट लेगा, वो कहेगा भैया हम ही को दे दो 10 रुपया। नहीं, तो स्वस्थ जो बीज होगा, बीजों की शक्ति, हम लोग बीज यूज करते हैं कैसे, किस लिए?
इंटरप्रेट करिए। बीजों का मतलब क्या है? बीज की शक्ति। अगर बीज स्वयं स्वस्थ नहीं है, आपने गांव में आप लोग नहीं रहे हो ना, हाँ, जो गांव के लोग वो जानते हैं, गांव में जब पूरा अनाज बेच देता है कोई, तो भी वो 2-4 किलो रख लेता है, ठीक। वो कौन सा बीज रखता है? वो स्वस्थ बीज रखता है, और उस स्वस्थ बीज को वो सुरक्षित रखता है कि अगली बार जब फसल होगी तो इसको यूज करेंगे। अगर स्वस्थ बीज नहीं हुआ, आप तो समझ सकती हैं भाई, अब तो ऐसा नहीं है, यही पूरे वंश में लागू होता है ना, चाहे हमारा वंश हो चाहे बीजों का वंश हो, वंश तो सबका है। हमारे यहाँ स्वस्थ कोई नहीं तो स्वस्थ कैसे प्रोजनी में कैसे होंगे, आगे चल के कैसे होंगे बच्चे? तो वही कहा जाता है, वही स्वस्थ बीजों के लिए भी, जो जिसके पास एनर्जी नहीं है वो एनर्जी नहीं देगा, इसलिए स्वस्थ और सूखे बीज। और इसीलिए कहा जाता है कि दोबारा बीजों का प्रयोग वर्जित है। वर्जित माने नहीं कर सकते, फायदा क्या, उसने अपनी शक्ति दे दिया, अब बेकार हो गया, ठीक। तो ये मतलब मेरा, हम इसीलिए उसमें जो लिखे रहते हैं ना सेंटेंस, शब्द पढ़िए, स्वस्थ और सूखे, पहले हम लोग बोलते हैं स्वस्थ और सूखे, फिर कहते हैं पानी से भीग जाएगी तो बेकार, फिर कहते हैं 24 घंटे या 8 घंटे लगा लिया तो बेकार। वो इसीलिए तो बोलते हैं कि ताकत खत्म हो गई, ताकत तुमने ले लिया। अभी आप पढ़ोगे, इन्फ्लुएंस जब निकालोगे, जब इन्फ्लुएंस निकालोगे ना, तो अगर कोई बहुत पेशेंट ऐसा आएगा गंभीर, तो उसमें 10 गंभीर पेशेंट को आप करोगे तो आपकी एनर्जी घट जाएगी मैडम, नीतू मैम। जी सर। क्यों घट जाएगी? ये जब आप एनर्जी देंगी ना, उसको ट्रांसफर करेंगी अपने इस उंगली से, इसमें ट्रांसफर करेंगी, और ऐसा जब 10 बार करेंगी और 10 पेशेंट बहुत लो एनर्जी वाले हों तो आपकी एनर्जी भी घटेगी, पहले समझ लीजिए। क्लियर? जी सर। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, आपने एनर्जी दिया, उसको ट्रांसफर हो गई। सर उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? नहीं, कभी ऐसा मौका आएगा नहीं कि आपके पास पैर बेंड करके, तब पैर बेंड करते ना, पैर ऐसे ऐसे करके, नहीं, फिर वो हम लोग नहीं मानते उसको। वो आप रीना वर्मा मैम बोल रही होंगी ना, सर ये बोल रही हैं कि क्रॉस जो पैर करके बैठते हैं वो, ये हमारे थ्योरी में नहीं है। हम लोग जो अपनी स्पर्श की थ्योरी कर रहे हैं उसमें थ्योरी में नहीं है। ये मैडम किसी और की थ्योरी की बात करें, वहां कहा जाता है कि ऐसे बैठिए वैसे बैठिए। कभी कभी आपने देखा होगा जो रेकी करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? उन्होंने ऊर्जा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हाँ उनकी ऊर्जा कम हो गई। और कभी कभी आपने कभी सुना होगा, देखिए व्यवहारिक ज्ञान, तांत्रिकों को सुना होगा, तांत्रिक बीमार पड़ते हैं तो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ते हैं, वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ ना अनुष्ठान में या किसी में। तो जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी 100 थी और 40 ट्रांसफर कर दिए तो 60 तो रह गई। और सर्वाइवल के लिए मान लीजिए 50 जरूरत है, तो आप बिल्कुल 10 ही तो आपके पास एनर्जी है। सर ऐसा कोई पॉइंट है जिससे इन्फ्लुएंस की फीलिंग जो हो वो होने लग जाए? सब सारा साइंटिफिक मत कर दीजिए, ब्रेन का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप जानते हैं धीरे धीरे आपको इन्फ्लुएंस हम लेते हैं तो पता ही नहीं लगता उसका, पल्स का। हाँ, धीरे धीरे ये अनुभव है। आप आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करिए। जब आंख नहीं, अपना मत देखिए ना, अपना क्या दिखाई पड़ेगा? अच्छा अरे दूसरे का देखने का। तो सर हम अपने भी तो प्रैक्टिस करेंगे सर। नहीं, अपना नहीं कर सकते आप, दूसरे कैंडिडेट को लो, फिर आप उसको समझ ही नहीं आएगा ना, दूसरे के समझ में आएगा। ओके सर। दूसरे पे करिए और आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने से क्या होगा, सेंसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आंख बंद करेंगी तो सेंसेस, आप देखिए कोई कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सर। आप सिंपल, आप केवल टेप को करिए, और टेप का जब न धागा वो जो लास्ट वाला कट वाला पॉइंट न मिले तो आंख बंद करिए तो आपको तुरंत मिल जाता है। और आंख खुले रखिए तो मिलता नहीं, 2 बार चक्कर लगा लीजिए तब भी नहीं मिलता। मैं तो यही करता हूँ, आंख बंद करके मैंने जहां किया तो अब मिल जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट सब करिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर कंसंट्रेट करिए और उस पॉइंट पर तो आपको स्पंदन मालूम पड़ेगा। और ये धीरे धीरे अनुभव से, अभी मैंने कहा
कल मैंने कहा था कि आज शुरू करेंगे 6 महीने लगेंगे, कहा था ना मैंने, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, बाद में फिर आप जहां आपने नीतू जैन के हाथ में यूं रखा, तुरंत आपको तुरंत मालूम हुआ, अरे नीतू जैन एनर्जी कम है या अधिक है। ठीक है, थैंक यू। नाउ वी शुड कंसंट्रेट ऑन 10 उत्पत्ति सिद्धांत। तो हम लोग आज बहुत पढ़ना है। तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते हैं, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम 2 लोग बात करते हैं, एक एक्यूप्रेशर की बात करते हैं और आयुर्वेद की बात करते हैं। तो हम लोग एक्यूप्रेशर को पहले से जानते हैं चाइनीज से कि एकु और प्रेशर 2 है, और आयुर्वेद को हम जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में है क्या। तो आयु और वेद, वेद माने नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, आयु माने लाइफ स्टाइल, हमको क्या करना चाहिए, क्या सोना चाहिए, कैसे जगना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या हमको अपने दिनचर्या को कैसे करना चाहिए। और जब हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद भौतिक और पराभौतिक दोनों की बात करता है। तो हम पराभौतिक रूप में भी कौन से इमोशंस को कंट्रोल करें, कौन सी चीजें अच्छी करें, उनसे हमारा जीवन बढ़िया, लाइफ स्टाइल बढ़िया हो, ये हमको ज्ञान आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर दे रहा है। ठीक, आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद में पंच तत्व का सिद्धांत है। उन्होंने कहा, हम लोग कह रहे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी हम बात कर रहे हैं। हम वहां बात कर रहे थे काष्ठ की, और उसके बाद अग्नि की, अग्नि के बाद पृथ्वी की, पृथ्वी के बाद हमारे मेटल की, मेटल के बाद जल की। हम लोगों ने 3 तत्व वही रखे हैं, अग्नि भी और पृथ्वी भी, जल, हमारा तीनों है। लेकिन हम यहाँ आकाश और वायु की बात कर रहे हैं। चाइनीज वायु की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो स्पेशली हमारे अपने जो कास्ट उन्होंने लिया था उसकी ऊर्जा के रूप में उन्होंने वायु लिया था, ऊर्जा विंड ले लिया था उन्होंने। तो वायु की बात वो भी कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे रूप में कर रहे थे। हम लोगों ने इसको वायु को एक ऊर्जा माना, वायु को एक तत्व मान लिया, इनको हमने महाभूत कहा। जो पंच तत्व थे उनको भौतिक द्रव्य थे, ये भौतिक द्रव्यों को हम लोगों ने महाभूत कह दिया। महाभूत इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास एक भूत शब्द भी है, इसलिए हम लोग महाभूत कहना पड़ा। ये महाभूत है और इनकी ऊर्जा जो है वो भूत है, उसको हम भूत कहेंगे, उसको तन्मात्रा कहेंगे, उसको गुण भी कहेंगे। ये तीनों नोट कर लिए, तन्मात्रा और भूत और गुण। और आगे चल के जो भूत है, ये भूत क्या है, उनकी ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, जो हमारे विषय है, किसके विषय है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय है। ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारी तन्मात्राएं हैं, ये हमारी भूत हैं, यही हमारे गुण हैं, और यही इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय माने इंद्रियां जिनको जानना चाहती हैं। अगर प्रकृति में शब्द है तभी तो हमारे कान में सुनाई पड़ेगा। अगर प्रकृति में कोई चीज देखने वाली वस्तु है तभी तो हमारी आंखें देखेंगी। अगर प्रकृति में कोई चीज है जिसको टेस्ट ले सकते हैं तो हमारी वो जीवा तभी तो देख पाएगी। अगर हमारे कोई प्रकृति में कोई ऐसी चीज है जो हम सूंघ सकते हैं तो हमको हमारे जो है इंद्री सूंघेगी। तो जब हम बात करते हैं आयुर्वेद में तो हम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इंद्रियों की। हमारे पास एक इंद्रिय शब्द आ गया। हम केवल आंख की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम आंख की बात करते हैं आयुर्वेद में तो वो आधा सही है, अर्ध सत्य है। सत्य क्या है, अगर घ्राण है तो घ्राणेंद्रिय, रसना है यानी जबान है तो रसनेंद्रिय, कान है तो कर्णेंद्रिय, तो जहां त्वग है, त्वचा माने त्वगेंद्रिय। जब क्यों, क्योंकि हम इंद्रियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना कि 10 द्रव्य सिद्धांत में आगे पढ़ेंगे कि 10 द्रव्य सिद्धांत में 5 महाभूत के साथ साथ 5 द्रव्य भी हैं। और वो काल है, दिशा है, काल, दिशा, आत्मा और तम और मन। 5 है, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये 5 है। तो वो क्या है, वो उसमें आत्मा सबसे अधिक प्रभावशाली मानी गई। अभी अब हम लोग आत्मा बात नहीं कर रहे अभी क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं अभी। अब इसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया, चाइनीज में कहा था। देखिए आप लोग तुलना करते चलिए, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में है। चाइनीज ने कहा था कि उन्होंने कास्ट कहा कि कास्ट जो है अग्नि को उत्पन्न करती है, यानी वो अग्नि
कि माता पिता है। फिर उसको कहा था जल सिंचाई करेगा तभी वृक्ष पैदा होगा, तो जल जो है वो कास्ट का माता पिता है, ठीक, पेरेंट्स के रूप में। लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं कहा था स्पेसिफिकली कि कौन प्रथम है कौन अंतिम, ये नहीं कहा। कभी उन्होंने कहा कास्ट प्रथम है, उन्होंने साइकिल बना दिया, सर्किल बना दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि कास्ट पहला है। उन्होंने कहा कास्ट से अग्नि पैदा होती, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से मेटल, और मेटल से जल, और जल से फिर कास्ट। लेकिन ये नहीं कहा कि प्रथम कौन है अंतिम कौन है। यहां प्रथम और अंतिम कह दिया गया। यहां प्रथम कहा गया आकाश को, कहा कि आकाश ही प्रथम है, सबसे पहले उत्पत्ति आकाश की हुई है। तो हम पहला डिफाइन करते हैं आकाश। इसलिए हमारे यहाँ आकाश को अगर हमने 1 नंबर दिया है तो आकाश हमारा 1 नंबर सदैव रहेगा, क्योंकि वो तो प्रथम तत्व है, वही प्रथम महाभूत है। तो वो आकाश में शब्द है, उसके तन्मात्रा है और गुण है, और इसको कहीं कहीं कभी आगे चल के आप पढ़ेंगे विषय भी कहा जा सकता है। विषय नोट कर लीजिए, और विषय माने अर्थ भी कहा जाता है। तो तन्मात्रा, गुण और अर्थ माने शब्द और अर्थ वाला नहीं, अर्थ माने विषय। तो महाभूत इसको भूत भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, गुण भी कहते हैं, और विषय या अर्थ भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। तो अब आकाश में केवल शब्द है, लेकिन अगला वाला जो आएगा उसमें वायु में शब्द भी होगा। अपना वायु का तो होगा गुण स्पर्श, लेकिन वो में शब्द भी शामिल है। इस तरह आगे जो आते जाएंगे उनमें प्रथम वाले के सारे गुण शामिल होंगे, तभी वो उससे श्रेष्ठ होगा। और अंत में पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। ये हमारे यहाँ क्रोनोलॉजी हुई, ऑर्डर हमारा तय हो गया, और इसको हम लोगों ने कहा आरोही क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने इसको कहा। और चिकित्सा में जब भी हम यूज करेंगे तो इसी एसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। हम दार्शनिक विचार में जब कभी बात कर सकते हैं तो हम उल्टा कह सकते हैं। दार्शनिक विचार में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पहला है, पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। तो इसलिए हम कभी कभी रामचरितमानस में जब कहते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, हम इस तरह कह देते हैं लोग। तो हम मतलब क्षिति को, पृथ्वी को मानते हैं, लेकिन वो दार्शनिक विचारों में है। हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं। ठीक है, आगे आकाश। अब आकाश में क्या है, और लोग यूज करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। आकाश आ गया है कि आकाश जो है हम लोगों ने माना कि आकाश कवरिंग है। कवरिंग माने जैसे पूरा सृष्टि के में पूरी कवर किया गया है, वैसे ही आकाश सृष्टि है, वही उसका। तो उसको स्पेस भी कह दिया गया कि भाई स्पेस भी, कवरिंग भी है और स्पेस भी है। और उसमें एक और चीज है, उसमें जैसे आकाश से पानी की बूंदें बरसती हैं, वैसे ही उससे पानी की बूंदें तो कभी छिद्र युक्त की बात होगी तो आकाश की बात हम लोग कर देंगे। फिर आकाश का एक गुण और होगा, अप्रतिघात, वो रेजिस्टेंस नहीं करता है। अगर आकाश में कभी आप हाथ फैलाएंगे, मारेंगे, तो उस पर उससे रिएक्शन नहीं आएगा, इसलिए उसको अब नॉन रेजिस्टेंट कह दिया गया। ये उसकी विशेषता कह दी गई। शब्द भी है और नॉन रेजिस्टेंट भी है, और कवरिंग के रूप में भी है, और छिद्र युक्त भी है। तो 4 गुण उसके हो गए। तो यानी जितना हमारा विस्तार माने जितना हमारा आकार है, यही हमारा आकाश है। अगर हम मोटे हैं हमारा आकाश बड़ा है, अगर हम चौड़े हैं तो हमारा आकाश बड़ा है, अगर हम लंबे हैं तो हमारा आकाश बड़ा है। तो जितना हम लंबे होंगे, जितना हम चौड़े होंगे, जितना हम मोटे होंगे, उतना ही हमारा आकाश बढ़ेगा, घटेगा। अब उससे आगे हम लोग चिकित्सा में यूज करेंगे आगे चल के। उस सेकंड सेमेस्टर वाले जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला है। तो अब हम लोग क्या करें, उसकी हमारे यहाँ क्या है, शरीर में क्या है, हम लोगों ने त्वचा रह दिया। त्वचा हमारी क्या कवरिंग है। त्वचा में हम तेल मालिश करते हैं तो त्वचा के अंदर चला जाता है, और हम
उससे बाहर, उससे देखते हैं पसीना भी निकलता है, यानी छिद्र है इसमें। तो जैसे आकाश में छिद्र है वैसे हमारी त्वचा में छिद्र है, जैसे आकाश में कवरिंग है वैसे हमारी त्वचा भी कवरिंग है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो त्वचा हमारी है उसको हम लोग आकाश के रूप में, हम लोगों ने आवरण को आकाश कह दिया, और ये उसको स्पेस भी कह दिया। यानी आप अंदर शरीर के अंदर जाइए तो छोटे छोटे आपको स्पेस मिलेंगे, तो जो भी छोटा स्पेस कहीं होगा वो भी तो आकाश है, तो वो भी आकाश है। किसी की मोटाई बढ़ रही हो तो भी आकाश है, आकाश बढ़ रहा है। किसी का फैलाव बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है तो आकाश बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है तो आकाश बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है तो आकाश बढ़ रहा है। तो इसलिए आकाश को सीमाओं से मानिएगा, जो उसकी कवरिंग है उससे मानिएगा, और वो अंदर, अब इससे यहाँ आप लोग लैंगिक चिकित्सा में अप्रतिघात होना चाहिए, उसमें कोई प्रतिघात नहीं होना चाहिए, तो वो अप्रतिघात का कंसेप्ट होना चाहिए, इन और छिद्र युक्त होना चाहिए। तो ये छिद्र युक्त है, तो ये आकाश को हम लोगों ने ऐसे माना। ठीक, तो छिद्र हो गया, आकाश हो गया, अप्रतिघात गुण हो गया, शब्द हो गया, कवरिंग हो गई, और हमारा जितना भी मोटाई भी हो गई, मोटाई भी तो बढ़ी तो हमारा आकाश ही तो बढ़ा, स्पेस जगह बढ़ा, जगह बढ़ गया तो स्पेस भी कह दिया गया। फिर वायु क्या है? वायु, वायु जो है, वायु का मतलब गमन, वायु का मतलब गमन, तो गति, गति को जीवन मान लिया गया। जब तक गति है तब तक आपका जीवन है। गति माने ये नहीं है कि आप केवल पैरों से चल रहे हो, आप हाथों से चल रहे हो तो भी तो गति है, आप आंखों से स्पंदन हो रहा तो भी तो गति है, आपका हार्ट फंक्शन कर रहा तो भी तो गति है, आपका लंग्स फंक्शन कर रहा तो भी तो गति है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा तो भी तो गति है, आपको लार्ज इंटेस्टाइन में कोई, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई फंक्शनिंग हो रही तो भी तो है, स्टमक आपका एक्शन मिला रहा तो भी तो गति है, HCl निकाल रहा तो भी तो गति है, स्टूल पास हो रहा तो भी तो गति है, यूरिन पास हो रहा तो भी तो गति है। ये गति रुकेगी बीमारी होगी, स्टूल रुकेगा बीमारी होगी, जो गति रुकेगी वो बीमारी कहलाएगी। और जब सारी गतियां रुक जाएंगी तो मनुष्य या व्यक्ति निष्प्राण हो जाएगा। तो यानी गति हमारे जीवन है, ये क्रियाशीलता को तय करती है। क्या है इसमें? क्रियाशीलता है। क्यों? अगर वायु, वायु आपको एक और शब्द नोट करिए कहीं, वायु इनिशिएटर है, वायु इनिशिएट करती है। तो जो भी हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम मुंह से बोल रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। ब्रेन हमारा सोच रहा है, विचार कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। तो ब्रेन का जो विचार कर्म है वो वायु का गुण हो गया, कर्म हो गया, है ना। तो वैसे ही गुण कर्मों की बात करेंगे तो वायु जो भी इनिशिएट कर रही है वो वायु है। इसीलिए आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि वात जब बना है तो वायु और आकाश से मिलके बना है, वो भी वात है। वात माने वो भी कह रहा है कि उससे भी पहला इनिशिएटर वही है, बीमारी को वात रूप में लाएगा, सबसे पहले वात रूप में होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्यूट बीमारी, एक्यूट बीमारी। तो हम लोग एक्यूट बीमारी को कह देते हैं कि एक्यूट यांग है, और जब एक बीमारी आगे बढ़ जाएगी तो वो पित्त के रूप में डेवलप हो जाएगी, और जब पित्त के रूप में होगी तो फिर बाद में कफ के रूप में डेवलप होगी, और जब कफ के रूप में जाएगी तो हम लोग कहते हैं इनकी बीमारी हो गई है, और उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज है। ठीक, तो ऐसे हम लोग समझ रहे हैं कि सृष्टि में बीज के अंकुरण से लेकर गर्भधारण तक प्रत्येक सृजन वायु के कारण है। कोई भी जो क्रिया है वो भी केवल वायु की वजह से है। सारा इनिशिएटर वही है, वही इनिशिएट करता, वही चीजों को गति ला रहा है, वही चीजों को शुरुआत कर रहा है। तो शुरुआत करने का यानी कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी इन सब में, किसी भी गतिशीलता में, क्रियाशीलता में, विचारों में कोई भी काम रुकेगा तो वायु महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक, ये वायु का गुण है। देखिए, और सम अवस्था में अगर वायु नहीं रहेगी तो आपको शीतल मंद समीर जिसको बोलते हैं वो होगा। लेकिन अगर कुपित हो गई, कुपित होने का अर्थ है कि अगर वो विषम अवस्था में हो गई, सम अवस्था में नहीं रही, तो वो क्या करेगी? बवंडर, आंधी, वृक्ष उखड़ जाएंगे, पाताल से पूरा जो है पत्थर जो है टूट जाएगा, और सुनामी आ जाएगी, और भूकंप आने लगेंगे। ये सब वायु के कारण है। भूकंप, सुनामी, ये सब वायु कराती है, और कोई नहीं कराता, वायु कराती है। तो वायु जीवन के लिए प्रतीक है, वाइटलिटी के लिए प्रतीक है।
तो अगर हम बढ़िया से बोल रहे हैं या हम अपना अच्छी बात कह दे रहे हैं तो हमारा वायु है, वायु प्रबल होना चाहिए। अग्नि, अग्नि जो है, अग्नि क्या है? अग्नि को रूपांतरण का प्रतीक माना गया। कैसे? हमारे यहाँ ठोस, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, ठोस, लिक्विड और फिर उसके बाद गैस, 3 फॉर्म में एनर्जी रहती है, वो ऊर्जा रहती है। तो ऊर्जा का जो ठोस फॉर्म है वो तरल में अग्नि की वजह से बदल जाता है। अगर मेटल में अग्नि हम लोग लगा देंगे तो मेटल तरल में बदल जाएगा, और अगर हम जल को गर्म कर देंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो यानी क्या हुआ? अग्नि रूपांतरण की क्षमता रखती है, अग्नि रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करती है। यानी जो अग्नि की वजह से है रूपांतरण, वो अग्नि के कारण है। अब अग्नि ग्रेस्पिंग करती है, पाक करती है, पचाती है। अग्नि से क्या होता है? खाना बनाते हैं तो अग्नि जो है आप बढ़ा देते हैं तो खाना पच जाता है, खाना पक जाता है, खाना पक जाता है तो वो खाने योग्य हो जाता है। तो यानी ये अवस्थाएं अग्नि के कारण है। यानी अग्नि पचाती है, दाह कर्म है, जलाती है, जला भी देती है, अपने अधिकरण को जला भी देती है। अगर आप असावधान हो तो अगर आप दूध उबाल रहे हो और दूध समाप्त हो जाए तो अंत में बर्तन भी आपका काला पड़ जाएगा। तो यानी असावधानी से अग्नि जो है जला भी, अपने अधिकरण को, अधिक जहां रहती है उसको भी जला देती है, जिस जगह रुकी हुई है उसको भी जला देगी। लेकिन इसका एक और भी है उपयोगी तत्व। क्या है? ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी तो करती है। ये अगर कोई चीज है आपके चेहरे की आभा बना रही है, तो कोई आपके यहाँ जो आपका इन्फेक्शन है उसको नष्ट करके आपके चेहरे को कांतिमान बना रही है, तो आपका जो रूप सौंदर्य है, तो इसीलिए उसको वायु को स्पर्श माना गया था, तो इसको कहा गया है अग्नि का रूप कहा गया है। तो जो रूप, कांति और शोभा है वो इसकी वजह से है। जो शरीर सौष्ठव है वो अग्नि की वजह से है। जो आपको आपने हमने बात कही और आपने उसको उदरस्थ कर लिया। उदर माने पेट में पचा लिया, पेट में पच गई, तो यानी आपकी अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि ठीक है, मतलब तो आपने पचा लिया। और अगर आपने बात को, मैंने कहा कि इस बात को किसी और को मत कहिएगा, और आपने उसको सब जगह बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अग्नि आपका तत्व जो है कमजोर है। ये मान के चलिए तुरंत जो है 3 टोन कर लीजिए। जब ये स्थिति आ रही हो कि अगर आपकी बात कोई पेट में पच नहीं रही है, तो इसका मतलब अग्नि कहीं कमजोर है। क्लियर? इससे मतलब डिराइव करिए आप, सामाजिक और चिकित्सीय दोनों दृष्टिकोण आप कह लीजिए, है ना? तो ये उसका अर्थ हुआ। तो यही दाहकता है, अशुद्धि का निवारण। अशुद्धि जो कोई होगी उसको डिटॉक्सिफाई करने काम भी है। इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने रखा है लीवर। क्यों? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक? तो शुद्ध और परिष्कृत करने काम भी है अग्नि का है, चेहरे में सौष्ठव लाने काम भी अग्नि का है, पचाने का काम भी अग्नि का है। यानी अगर मैंने बोला और मैं बोल रहा हूं वायु के कारण, तो आपकी अग्नि अगर सम अवस्था में होगी, अग्नि बिल्कुल उचित होगी, तो आप उसको तुरंत ग्रहण करते जाएंगे। ठीक? जल क्या है? जल जो है सृष्टि में काफी, आप देखते होंगे 67%, 70% तक हमारा जल है। तो जल सृष्टि में बहुत है। वैसे हमारे शरीर में भी 60-65% जो जल है। तो जल जो है, जल क्या करता है? जीवन के आधार के रूप में कहा गया है। अमीबा केवल जल में रहता है, वो केवल जल पीता है, जल से ही सब अपनी एनर्जी लेता है, और वो कभी नहीं मरता। वो नॉर्मली कभी नहीं मरता, वो अमर है। हम लोग अमर नहीं है। हम लोग जल को अब आधुनिक जीवन में जल का त्याग कर रहे हैं। 3 लीटर की जगह हम लोग 1 लीटर पी रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अधिक पी रहे हैं।
आप किसी से पूछे पानी कितना पीते हैं, पानी तो खूब पीते हैं, और कहीं कितना पी रहे हैं, दिन भर में 3-4 गिलास हो जाते हैं। 4 गिलास माने 250 ml के हिसाब से 1 लीटर। और हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूरिन 1.5 लीटर यूरिन होनी चाहिए, 1 से 1.2 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन होनी चाहिए। अब आप अगर 1 लीटर पानी पीते हैं तो जो टॉक्सिन जो है, जल के माध्यम से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, जल आपको जोड़ने का काम करता है। तो अगर मान लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन करना हो जल को, तो वो कहां से पानी लाएगा, वो शरीर से पानी खींचेगा। तो शरीर से अगर पानी खींच रहा है वो, तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, एक बीमारी को आपने। और उधर मान लीजिए अग्नि बढ़ी हुई है, तो अग्नि जलाएगी कुछ जल को, तो अग्नि ने जल जलाया और आपने जल कम पिया, तो जल ने अपने शरीर से और निकाला, यूरिन के रूप में कन्वर्ट करना चाहा उसको डिटॉक्सिफिकेशन में, विषीकरण को, विष को खत्म करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, विष को नष्ट करने के लिए, फ्लूइड के रूप में निकालने के लिए किडनी करती है ना, तो वो किडनी को निकालने के लिए पानी की जरूरत पड़ी और उसने शरीर से ले लिया, तो डिहाइड्रेशन हो गया, तो गंभीर बीमारी की ओर हम लोग चले गए। तो ये, तो इसलिए जल जो है, जल न हो तो बालू, सीमेंट, गिट्टी इत्यादि के संयोग से सुंदर भवन बन नहीं सकता है। और जल का पराभौतिक रूप भी देखिए, जल आपका प्रेम और स्नेह की बात कर रहा है, वह प्रेम जो आपके भाई बहन में होता है, जो आपका माता पिता के साथ आपका होता है, इस प्रेम की बात कर रहे हैं, वो जल की वजह से है। वो जल ही आपको प्रेम, त्याग, दया, ये जो एलिमेंट हैं, जो बहुत सकारात्मक गुण कहे गए हैं कि प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, ये सब जल की वजह से है। अगर जल नहीं है तो ये गुण नहीं रह पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जल है। और जल अग्नि जब मिल जाते हैं तो दोनों एक बल की सृष्टि करते हैं, और वो बल है हम लोगों का पित्त बल। और पित्त बल बहुत ही दोनों का नियंत्रण उपयोग होता है। तो पित्त बल के कारण ही हमारे शरीर का कांति, आभा, सौंदर्य ये सब बढ़ता भी है, और उसके साथ साथ हमारा खाना पचता है, ऊर्जा हमारा बढ़िया से ऊर्जा हमको मिलती है। फिर पृथ्वी आ गई। पृथ्वी सबसे अंतिम महाभूत के रूप में है, मतलब आरोही क्रम में अंतिम है, उसमें सारे गुण, पुराने वाले सारे गुण समाहित है। अग्नि का वो पृथ्वी काम क्या है, पृथ्वी हमारा जीवन को, जीवन के लिए आधार इस रूप में है कि वही भोजन, वनस्पति, पानी, जल सब उपलब्ध कराती है। वो हमारा बिल्कुल माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। अगर पृथ्वी ना हो तो हमको आधार नहीं मिलेगा, दूसरा हमको वनस्पतियां नहीं मिलेगी, हमको जल नहीं मिलेगा, हमको वायु नहीं मिलेगी, हमको वनस्पतियां नहीं मिलेगी, हमको भोजन नहीं मिलेगा, हमको शाक सब्जी नहीं मिलेगी, हमको गेहूं और ये सब जितने वृक्ष हैं वो न वृक्षों से फल मिलेगा और न ये हमको भोजन मिल पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी स्थिरता है, पृथ्वी में स्थिरता है, पृथ्वी स्थिर है। वो वायु बहुत चलायमान है लेकिन पृथ्वी स्थिर है, वो कहती है हम स्थिर रहेंगे, और वो ठोस आधार प्रदान करती है। तो भारीपन, अब इसको हम लोगों ने तुलना किया वहां पर, और इसको हम लोगों ने हड्डियों से तुलना किया। हड्डियां हमको स्थिरता प्रदान करती हैं, अगर हड्डियां ना हो, स्पाइन ना हो, तो हम लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हड्डियों को हम लोगों ने स्थिरता का प्रतीक माना और वो पृथ्वी के साथ जोड़ दिया। अब ये हुआ कि भाई ठीक है, हम सारे हमारे पास तत्व है। अब हम लोगों ने कहा कि लेकिन जानेंगे कैसे। अब इन चीजों का ये सब चीज है कि जल कौन है, अग्नि कौन है, वायु कौन है, आकाश कौन है, जानने का तरीका क्या है। तो जानने का तरीके के लिए मैं दो तरीके हुए, एक दो तरह की इंद्रियां हुई। जानने का तरीका एक ही ज्ञानेंद्रियों से हुआ। ज्ञानेंद्रिय माने जो ज्ञान देती है, तो ज्ञानेंद्रिय हो गई, और एक कर्मेंद्रिय हो गई, जो उस ज्ञान, प्राप्त ज्ञान को और कर्मों के लिए कभी प्रवृत्त करना हो तो कर्म कैसे करेंगे, उसके लिए कर्मेंद्रियां हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोग इसीलिए इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना। हमने कहा कि जो इंद्रियां हैं, कर्ण इंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, सब में इंद्रियां जोड़िए
तब अगर आप कान बोलेंगे तो कान केवल उपकरण है, नाक केवल उपकरण है, आंख केवल उपकरण है। जब तक उसके साथ इंद्रिय नहीं होगी तब तक वो फंक्शनल नहीं होगी। तो अब ज्ञानेंद्रिय 5 हो गई। शब्द के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन सबसे जुड़ी हुई कहूँ। शब्द से कान हो गया, स्पर्श से त्वचा हो गई, रूप से आंख हो गया, और रस से हो गया जीवा, और नासिका हो गई घ्राण से, गंध से। तो यह गंध 5 हो गई। उसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हो गई, हम उन्हें हाथ, पैर और मुख और जननेन्द्रिय, गुदा द्वार, 5 हमारी हो गई। तो ये कर्मेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अब हम लोगों ने कहा कि ज्ञान कैसे होगा। इन जो कान, आंख, नाक, कान, त्वचा ये है, ये त्वचा जो है ये हमारी उपकरण है, और इन उपकरणों में जो इंद्रियां है वही हमको ज्ञान प्राप्त कराती है। बाहरी वातावरण से जो हमको सूचना मिलती है उस सूचना को ये आंख की इंद्रिय हमको बताती है। कोई त्वचा में कोई स्पर्श होता है तो हमको बताती है कि भाई ये आया है, ये हमारे फ्रेंड है उन्होंने छुआ है, ये हमारी फ्रेंड है उसने छुआ है। ये सब स्पर्श जो है मालूम होता है। उसी तरह जब हम लोग कोई चीज सूंघते हैं तो कहते हैं ये हमने, वो हमको इंद्रियां बताती हैं। तो ये है। तो हमारा अब ज्ञानेंद्रिय हो तो गई। अब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या है? जो हम लोग काम करना चाहते हैं उसके लिए कर्मेंद्रिय है, तो कर्मेंद्रिय हो गई। तो कर्मेंद्रिय में क्या हुआ, हम कहते हैं कि भोजन करना है तो मुख से भोजन कर लिया, हम कहते हैं हमको चलना है पैर से चल लिए, हमको हाथों से काम करना हमने हाथों से काम कर लिया, और जब हमको वेस्ट निकालना हुआ तो गुदा द्वार हो गया, और हम जो कुछ सृष्टि का उत्पादन करना हुआ तो हम लोगों ने एक, हमारे पास एक ऑर्गन वो भी है तो वो हमारा जनेंद्रिय हो गई। तो ये 5 पंच भौतिक जगत है। अब इस पंच भौतिक जगत एक हुआ, हमने कहा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर हमको ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया कह दिया। अब हम इसको चलाने के लिए कोई सिस्टम तो होगा। कौन, आपने कहा कि हमने बाहर से आया, हमारे कर्मेंद्रिय है, ये संदेशा किसको दे रही है? तो संदेशा देने के लिए भी हमारे पास कोई होना चाहिए। यानी हमारे पास कोई ऐसा चीज है जो दृश्य जगत में नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन अदृश्य रूप में कहीं है, उनको हम लोगों ने कहा पराभौतिक। तो भौतिक से हम लोगों ने पराभौतिक पे आ गए कि जब ये सब सारी चीजें हुई तो कोई पराभौतिक चीज तो है जो बताएगी संदेशा को, संदेशा कहाँ ले जाएगा, और वो दिखाई तो पड़ नहीं रहा और बता भी नहीं पड़ रहा, तो उसको बताने के लिए कहा, तो वो हुए पराभौतिक को हम लोगों ने कहा। यही पराभौतिक की चर्चा यहीं से शुरू हुई। तो वो सत्ता कौन थी जो इन बाहरी जगत को अपने इंद्रियों के माध्यम से और ले जा रही थी? तो आधुनिक विज्ञान ने कहा वो ब्रेन है, आधुनिक विज्ञान ने कहा वो नर्वस सिस्टम है, हम लोगों ने कहा कि वो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम है। इनके माध्यम से ये जो संपूर्ण जगत जो हमारा, इसमें जड़ भी है, जिसमें चेतन भी है, जिसमें भौतिक भी है, जिसमें पराभौतिक भी है, इस जगत से हमारा संबंध स्थापित करने के लिए हमारा केवल पंच महाभूत कामयाब नहीं है, इनके अलावा भी हमारे पास चाहिए। तो तब उसके लिए उनको कहना पड़ा कि नहीं, खादिन यात्मा मन कालो और दिशा से द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये सेंटेंस कहना पड़ा, ये श्रुत बनाना पड़ा। तो काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये हमारे। अब काल कैसे हुआ? काल हुआ, काल मतलब हुआ कि कोई भी घटना जो हो रही है किसी समय, हमने देखा अनुभव से कि कोई घटना होती है तो किसी समय चक्र में होती है। हम सोते भी हैं तो एक समय के हिसाब से, सूरज जहां डूबा तो हमको नींद आने लगी, सूरज उगा तो हमको उठने की प्रवृत्ति हुई, हमको भोजन के लिए हमने कहा तो हमको मालूम हुआ कि सवेरे नाश्ता हम करने के लिए हमारी आदत पड़ गई कि हम 8 बजे के करीब, 9 बजे करीब नाश्ता करेंगे, हमारी हो गई कि 10 से 12 के बीच में हम खाना खाएंगे, जो भी हमारा हुआ। फिर हमने कहा कि हम पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए समय तय हो गया, अध्ययन करने का समय भी तय होगा, सारी चीजों का हो गया। हमने देखा कि कुछ लोग फूल खिल रहे हैं और मालूम हुआ 3 दिन बाद मुरझा गए, नष्ट हो गए, झड़ गए। यानी
हम लोगों ने देखा कि प्रकृति की सारी चीजें किसी काल के अधीन है, और उससे ही फिर हमने देखा कि 2-3 महीने बाद जो है गर्मी पड़ने लगी, फिर हमने देखा ठंडक पड़ने लगी, फिर बारिश होने लगी। ये सब जो हुआ हम लोग अनुभव से जाना कि कहीं ना कहीं एक काल कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो इन सबको तय कर रही है, जिसकी वजह से इनमें बीजारोपण भी हो रहा है, इनमें अंकुरण भी हो रहा है, ये पैदा भी हो रहे हैं और ये नष्ट भी हो रहे हैं। तो ये जो काल की गति थी, वो काल को हम लोगों ने महत्वपूर्ण मान लिया और कहा कि यह पराभौतिक है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हमारे जीवन के साथ साथ चल रहा है। हमने देखा कि छोटा बच्चा है, थोड़ी देर बाद बड़ा हो गया, फिर हमने 4-5 साल देखा तो हमने युवा हो गया, हमने कहा अरे अब क्या हुआ, तुम तो बहुत लंबे चौड़े हो गए। तो ये जो परिवर्तन आया, ये उसी वजह से आया कि काल की गति थी, और काल हमको, हमारे जीवन को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को परिमार्जित, परिष्कृत कर रहा था, या हमारे नियंत्रित कर रहा था, या परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, ये फिर दिशा का हम लोगों ने कहा। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने सब ये भी अनुभव से देखा कि भाई हमने देखा कि पेड़ पौधे अगर उनको लगा दो तो ऊपर आकाश की ओर मिल जाते हैं। फिर हमने देखा कि अगर पानी को गिरा दो तो नीचे की तरफ जाने लगता है। हमने देखा कि अग्नि को लगा दो तो अग्नि ऊपर की ओर जाने लगती है। हमने देखा नदियां जो है एक डायरेक्शन में बह रही होती है, वो भी हम लोग देखा। हम लोगों ने देखा कि जो है पक्षी हैं जो अब एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, उनको कहीं नहीं होता। यानी वो जो दिशा बोध का कंसेप्ट आया, ये था, जल को भी दिशा बोध मालूम है, अग्नि को भी मालूम दिशा बोध, और सारी जगत में सबको अपना दिशा बोध मालूम है। तो 2 रूप हुए, एक दिशा और एक दिशा बोध। दिशा बोध पराभौतिक हुआ और दिशा हमारी भौतिक हो गई। अगर हमने कहा पूरब है, सूरज उगता है, तो हमने जान लिया कि दिशा है, तो ये हमारा दिशा हुई, ये हमारी भौतिक दिशा हुई। हमने भौतिक रूप से जाना कि पूरब सूर्य उगता है, ये हमारा। लेकिन दिशा बोध, दिशा किधर जाना है, ये ज्ञान हमको अपने उसमें हुआ, ये हमारा पराभौतिक तत्व हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने दिशा को भी एक द्रव्य माना, और हम लोगों ने कहा कि ये इस भोजन कोई हमने खाना खाया, मालूम हुआ पेट की ओर चलने लगा, तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे जा रहा है। हमने देखा कि सांस हम लेते हैं तो सांस हम निकालते भी हैं, तो वो भी दिशा का हुई कि भाई बाहर निकाल देते हैं। हम लोग देखा कि स्टूल पास करते हैं तो हम बाहर की ओर निकाल देते हैं। यानी हमने पूरे अपने शरीर का भी आकलन किया कि हमारे शरीर में भी दिशा निर्धारित है सबकी। अगर हृदय से रक्त गया तो हमको मालूम है कि ऊपर भी गया, नीचे भी गया, यानी उसकी भी दिशा तय है। तो सबकी दिशा भी तय थी, सिद्धांत भी तय थे। तो इसलिए माना हम लोगों ने कि दिशा भी एक ऐसा तत्व है, द्रव्य है। हम लोगों ने इनको द्रव्य कहा। जो 5 महाभूत थे उनको छोड़ करके शेष को हमने द्रव्य कहा। द्रव्य सब थे, लेकिन उनको हमने महाभूत भी कह दिया, और लेकिन इनको हमने द्रव्य कहा, पराभौतिक को द्रव्य कहा। ये हो गया दिशा। तो हम लोगों ने दिशा को माना कि दिशा भी कोई दिशा बोध पराभौतिक है और दिशा भौतिक है, लेकिन दिशा एक बल है और एक शक्ति है और एक द्रव्य है। बट अब अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो हम लोग इंद्रियों के ग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोग बाहरी जगत से आकर के ग्रहण करने काम कौन कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि मन को भी हम लोगों ने कहा कि मन भी अतीन्द्रिय, मन को अतीन्द्रिय भी कहा गया और अंतःकरण भी कहा गया। करण माने भी इंद्रियां होती हैं। कहीं आपको करण शब्द का इस्तेमाल आए तो उनको इंद्रियों के अर्थ में मानिए। करण माने इंद्रियां। तो अंतःकरण जब बात कर रहे हैं तो अंतःकरण माने मन, क्योंकि मन जो है इंद्रियों से संपर्क करने काम, प्राथमिक काम मन का है, वही संपर्क करता है। और मन सबसे अधिक सक्रिय है, लेकिन उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। निर्णय लेने काम आत्मा का है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्या हुआ, मन की गति बहुत तेज हुई। वो जैसे वायु की गतिशील है, वायु से अधिक गति मन की है। लेकिन मन बाहरी इंद्रियों से सीधे संपर्क करता है मन, और मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है उसी इंद्रिय के साथ काम करता है। अगर 4 इंद्रियों को मन के साथ जोड़ दीजिए तो एक इंद्रिय का काम, 3 इंद्रियों का काम खराब होगा। पहले समझ लीजिए इसको। अगर 5 इंद्रियों को आपने मन में लगा दिया
कि पांचों इंद्रियों से काम लें तो चार इंद्रियों का काम गलत होगा, हो सकता है पांचों गलत हो जाए, क्योंकि मन का जो नेचर है वो एक इंद्रिय के साथ एक समय में जुड़ता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह लीजिए, लेकिन वो जुड़ता है एक इंद्रिय के साथ। अगर वो त्वचा के साथ जुड़ा हुआ तो त्वचा को ही समझ रहा है। त्वचा में हालांकि कई इंद्रियां निहित है, लेकिन त्वचा को समझ रहा है। अगर वो आंख से देख रहा है तो केवल आंख से देखने काम कर रहा है, जब विचारने काम बाद में करता है, वो पहले वो देख रहा है। तो इसलिए मन जिसके साथ जुड़ता है वो एक इंद्रिय है, एक समय में, ये तो उसका नेचर है। तो अब उसने क्या किया, इन 12 के ज्ञानेंद्रियों से सूचना लिया और सूचना उसके पास आई, और उसके बाद क्या किया कि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब कभी आत्मा रहेगी तो मन के साथ आएगी। ये समझ लीजिए कि बीच थोड़ा सा वो है, कहीं नोट कर लीजिए। आत्मा जब भी कभी आएगी तो उसके साथ मन जुड़ा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मन के साथ ही, क्योंकि वो अकेले काम ही नहीं कर सकता। आत्मा बिना मन के काम नहीं कर सकता, और मन बिना आत्मा के फंक्शनल नहीं हो सकती। जब तक आत्मा नहीं होगी मन चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं काम करेगा, उसका काम करने का अधिकार ही नहीं है, कराने का अधिकार आत्मा का है। अब जब आत्मा की बात हम लोग कर रहे हैं तो आत्मा हमारा वो सत्ता नहीं है जो सत्ता हम लोगों ने धार्मिक बढ़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि यह एनम वेति हंतारम और यह शैनम मनते हतम उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यता। हम ये नहीं कह सकते देहिनो उसमें यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यत। हम ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं कर सकते न जायते मृते व कदाचिन नायम भूता भविता व न भूया अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम कुछ नहीं कर सकते। हम गीता की आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ द्रव्य मान रहे हैं। आत्मा हमारे द्रव्य है। द्रव्य माने द्रव्य जो नष्ट होता हो, वो कितने साल भी नष्ट हो, वो 10 साल में नष्ट हो, 1 लाख साल में नष्ट हो, 1 करोड़ वर्ष में नष्ट हो, वो द्रव्य है। तो यहां आत्मा की बात कर रहे हैं। तो ये आत्मा जो है ऐसी पराभौतिक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है, जो एक साथ सब को कंट्रोल कर रही है, जो वास्तव में निष्क्रिय है, लेकिन यही इसी के आदेश से मन काम करता है। मन बिना आत्मा के संपर्क के नहीं फंक्शन कर सकता। तो संपूर्ण क्रियाएं और व्यवहार इसी के द्वारा निर्देशित या नियंत्रित होते हैं। ये मन को ऑर्डर देता है, मन इससे ऑर्डर लेता है और तब जगत से संपर्क करता है। और जो बाह्य के हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के साथ जुड़ती हैं और मन को बताती हैं कि भैया ये बाहर घटना हो रही है, और वो मन आत्मा को बताता है। आत्मा चुपचाप निष्क्रिय पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती है, लेकिन सब कंट्रोल वही करती है, सबको देखती है, सब मन के माध्यम से सब ज्ञानेंद्रियों कर्म इंद्रियों को देखती है, क्योंकि उसको काम केवल देखना है। सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन स्वयं निष्क्रिय नहीं है। चेतना वही है। जब तक वो नहीं होगी चेतना, तब तक मन नहीं होगा। और वो चेतना, आत्मा चेतना है, वही जब तक आत्मा नहीं होगी तब तक चेतन नहीं होंगे, और आत्मा ही मन से संपर्क करके सब जगत को देखती है। तम एक आ गया। तम क्या हुआ? संपूर्ण जगत, जैसे हमने देखा कि जब कोई नहीं रहा, मृत्यु उपरांत क्या हुआ, समस्त चीजें जैसे बनी थी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब समाहित हो गए, इसी प्रकृति में लीन हो गए। और जब तक तम रहता है, अंधकार रहता है, तो संपूर्ण सत्ताएं होती भी, हमारी सब सत्ताएं होती हैं। हमको ग्लास होता है, हमारा पानी पीने का घड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमको दिख नहीं सकता अगर प्रकाश की रेखा न हो। तो प्रकाश होता है तो सब सत्ताएं हमको दिखाई पड़ने लगती हैं, यानी सब चीजें हमको दिखाई देने पड़ लगती हैं। और जब कम अंधकार हो जाता है तो फिर दिखाई नहीं देती।
यही वैसे ही ये जीवन है, ये द्रव्य है, कोई भी द्रव्य होगा वो तम के आवरण में पहले ढका रहेगा, और जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी वैसे ही वो अपने रूप में दिखाई पड़ने लगेगा, और वैसे उसकी सत्ता आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के रूप में आ जाएगी। और फिर जब नष्ट होना होगा तो फिर ये आकाश में, पूरे शरीर में, आकाश का आकाश में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में, जल का जल में, और पृथ्वी का पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। शब्द का शब्द में, स्पर्श का शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब अपने अपने तन्मात्राओं में मिल जाएंगे, सब अपने अपने द्रव्य में मिल जाएंगे, महाभूतों में मिल जाएंगे, और ये मन अहंकार बुद्धि सब अपने अपने जगह पर चली जाएगी, प्रकृति में विलीन हो जाएगी। तो इसी को तम कहा गया है। तो तम जो है सृष्टि का आधार है। जब तक तम तम होगा तो तम से ही है सब चीजें, लेकिन जैसे ही अंधकार के खत्म हो गए तो तम में सब नष्ट भी होता है और तम से ही शुरुआत होती है। तो तम सृष्टि का आधार भी है और मृत्यु के उपरांत भी यही आधार है। यहीं पर जब सत्ताएं जाती हैं और इसी तम में विलीन हो जाती हैं। तो इस तम को हम लोगों ने एक द्रव्य माना है। तो हम लोगों ने नंबर वही रखा हुआ है, देखिए 0 को हमने तम दिया और हम लोगों ने आत्मा को 9 नंबर दे दिया, और शेष अंक आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, ये सबको याद होना चाहिए क्रोनोलॉजी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, ऐसे क्रोनोलॉजी पूरी। तम माने 10, 10 माने 0, ठीक है। तो ये हम लोग, और ये चक्र जो हम लोगों ने बताया था कि चक्र में जो इसमें दो तरह की सत्ताएं थी, एक द्रव, एक जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में काल दिशा मन आत्मा में, सब में 2 तरह की सत्ताएं हैं। एक कम निष्क्रिय ऊर्जा है, एक अधिक सक्रिय ऊर्जा है। तो जो अधिक सक्रिय ऊर्जा है वो 2, 3, 6, 7, 9 है। तो अधिक सक्रिय ऊर्जा 2, 3, 6, 7, 9 को एक तरफ कर दिया गया, और 0, 1, 4, 5, 8 को एक तरफ कर दिया गया। आप देख लीजिए इसमें चार्ट में। और 0 से 1 की ओर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी प्रकार उंगलियों में हमारे पास ये रखा गया। खत्म हो रहा है क्या? आप ये बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पाए, क्या लगता है? अभी आगे बताएं कि कल इसको बताएंगे, क्योंकि बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सर टाइम लगेगा? हाँ टाइम लगेगा। सर कल ही बता दीजिए, हैं? कल ही बता दीजिएगा सर। धनंजय सिंह बताइए क्या हुआ? सर कह रहे हैं कल बताने के लिए। कल बोलिए, और सब लोग बोलिए, बताइए। आज का टाइम तो ओवर हो रहा है। कल तो हमारा क्लास नहीं होगा, लेकिन जब भी आएगा तो जब भी आएगा तब भी यही से शुरू करेंगे। देखिए ऐसा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बार बार पहले बता भी चुका हूँ, और इस पर हम लोग चाहेंगे कि आप लोग मास्टरी जब तक नहीं करोगे तब तक मुझे बताना पड़ेगा। मास्टरी करिए इस पर। अभी हम लोग इसको